नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम शपथ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं नई लोकसभा के लगभग 50 से ज्यादा सांसद और हमारे साथ खाएंगे वो देश सेवा की शपथ। शपथ इसलिए कह रहे हैं हम इस कार्यक्रम को क्योंकि वो अपने इलाके से खाकर आए हैं, अपने सांसदों को अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र वालों के साथ और अब अपने देश के साथ काम करने की शपथ। इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे देश के लगभग हर हिस्से के हर सांसद से। हमारे साथ तमाम सांसद मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग एस्पिरेशंस लेकर आए हैं, अलग अलग उम्मीद लेकर आए हैं। साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि कौन मंत्री बनने वाला है, कौन मंत्री नहीं बनने वाला है। आइए प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी आइए, अकाली दल से हैं, आनंदपुर साहब से जीत कर आए हैं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी का, जो हमारे बीच अभी अभी आए हैं। ऐसे ही आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा और हम तमाम सांसदों से बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ अक्षय कुमार भी जुड़ेंगे। अक्षय कुमार भी तमाम सांसदों से बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैबिनेट फॉर्मेशन में क्या होने वाला है, कैबिनेट के अंदर क्या होने वाला है, किस तरह की कैबिनेट बनने वाली है और कौन से यहां बैठे सज्जन हैं जिनका नंबर लगने वाला है। और अक्षय कुमार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विपुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट से आए किरण रिजिजू से। किरण, बहुत उम्मीदें हैं, रात में बड़े फोन आते होंगे आजकल। उम्मीदें तो हम पहला प्रावत हमने पार किए ना, चुनाव जीत के आए हैं, तो इसमें तो पुराने सांसद रहा हूं, इसलिए जो मुझे अधूरा काम जो छोड़ा हुआ है उसको पूरा करना है। 14वीं लोकसभा में मैंने कुछ कार्य किए हैं, उसको मैं 16वीं लोकसभा में पूरा करूंगा। ये मेरा एक अपने आप मन में मैं शपथ लेकर आया हूं। अच्छा, आपकी फिल्म आ रही है हॉलीडे, उसमें भी आपने एक रॉ ऑफिसर की भूमिका अदा की है। ये सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं जो आपके साथ यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे? जिस हिसाब से सभी पूरे भारत देश को तरक्की की उम्मीद है, उसी हिसाब से मैं भी समझता हूं कि इन सब से उसी चीज की उम्मीद रखते हैं, इसीलिए आज ये जीते हैं और सब के सब यहाँ आए हुए हैं। सो बस भारत की तरक्की के लिए ही मैं चाहूंगा कि इनसे उम्मीद रखी जाए एंड आई एम श्योर ये सब के सब खरे उतरेंगे, बिल्कुल खरे उतरेंगे। आप और हम दोनों इनसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले नीलम सोनकर जी, जो कि लालगंज से जीत के आई हैं। नीलम जी, क्या परिवर्तन हो गया आपकी जिंदगी में? मैं तो शुरू से ही अपने क्षेत्र में जुड़ी रही थी, पिछला चुनाव भी लड़ी थी और इस बार सबके आशीर्वाद से जीत के आई हूं। और हमारा जो लालगंज लोकसभा है वो काफी पिछड़ा रहा है, दुर्भाग्य रहा है वहां पे कि अभी तक विकास के नाम पे अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं काफी उम्मीद करती हूं कि इस बार मैं उसको काफी विकास का कार्य करूंगी। क्या उम्मीदें हैं वहां के लोगों की, किस तरह का विकास चाहते हैं? मैं महिला वर्ग से हूं और वहां पे मैंने महिलाओं से बहुत करीब से जाके मिली हूं और बहुत उन लोगों के दुख दर्द को समझी हूं। जब मैं जाती थी तो लोग हाथ पकड़ के बोलती थी कि दीदी देखिए यहाँ पे ये कार्य नहीं हुआ है। गांव का जैसा हाल है वहां पे स्त्री का हाल बहुत ही बुरा है। मैं चाहूंगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि स्त्री वर्ग से काफी शिक्षा और विकास का कार्य उभर का हो। शिक्षा और विकास का काम। सर, मैं सबसे पहले आपसे गुस्ताखी कर सकता हूँ सवाल पूछने? पूछिए, सवाल पूछिए। आपके पास टेलीफोन आया कि नहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने के? मेरे पास तो अभी कोई सूचना नहीं है। सूचना नहीं आई। क्या सोचकर आपने मुंबई पुलिस की कमिश्नरी छोड़ी और धूल धक्कड़ के इस प्रोफेशन के अंदर शामिल हुए? बिल्कुल चलता है। सबसे पहले तो हमारे जितने यहाँ नवनिर्वाचित हमारे सभी आदरणीय सांसद है, सबको सादर नमस्ते करता हूं मैं, क्योंकि वो सब लोग बहुत पुराने, मैं बहुत नया हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि 1947 में ये देश इतना गुलाम नहीं था जितना देश ये अभी गुलाम हो गया। और हमारी जो अर्थनीति वो विदेश के हिसाब से चलती है, रक्षा नीति वो विदेश के हिसाब से चलती है, शिक्षा नीति वो इसके हिसाब से चलती है। हम जो है प्रत्येक प्रकार से हम जो है गुलामियत की उसमें हैं। आज इस देश को गुलामी की से मुक्ति दिलानी है और मुझे मालूम है जब देश की राजनीति ठीक हो जाएगी, राष्ट्रनीति ठीक हो जाएगी, तो हम लोग वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। इस बात को सोच करके मैं भगवान की प्रेरणा से भगवान का काम करने के, राष्ट्र की सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या सोचा आपने जब
मुंबई पुलिस के कमिश्नर जैसे ओहदे पर थे और आपको एकाएक लगा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए और मिनटों में ये परिवर्तन भी हो गया? जैसे मैंने कहा कि देखो, पुलिस वाले इस बात के लिए ट्रेंड होते हैं कि मिनटों में निर्णय लेना पड़ता है बहुत बार। तो हम लोगों की तो ट्रेनिंग ही है। मैं मिनटों में नहीं लिया, मैंने दिनों में जरूर निर्णय किया है। बीजेपी से आप टच में थे पहले से? बीजेपी से बाद में मैं तो सभी के टच में रहता हूं। पुलिस कमिश्नर था तो सभी पार्टियों के टच में था। कांग्रेस ने आपको बोला लड़ लो? नहीं, ये सीक्रेट सवाल है। ये सीक्रेट सवाल पब्लिकली कैसे बताऊंगा? उसके लिए आपको सीक्रेटली पूछना पड़ेगा मुझसे। अक्षय, आप एक सवाल कर सकते हैं क्योंकि आप तो बहुत अच्छी तरह सतपाल सिंह जी को जानते हैं और मुंबई में पुलिस कमिश्नर हैं। आपका सवाल क्या होगा इनके? जी, मेरा सवाल इनके लिए, इनके जितने भी सवाल मैं करना चाहूंगा ये काफी उत्तर दे चुके हैं जब ये अपने पोस्ट पे थे, और जिस हिसाब से इन्होंने वहां का पोस्ट संभाला था, मैं कहूंगा इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। वी ऑल मिस हिम देयर। और इनका भी कोई जो इन्होंने निर्णय लिया है पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए, उसके पीछे भी कोई कारण होगा और आई एम श्योर कि वो कारण बहुत बड़ा होगा उस कारण से कि वो वहां से आ गए। एंड मतलब मेरे लिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैं इनसे, इतनी मेरी जरूरत नहीं है कि मैं इनको कोई प्रश्न करूं। वाह सत्यपाल सिंह जी, कंवर सिंह तंवर जी, अमरोहा से आप एमपी बन के आए हैं, बड़े लंबी पारी खेली आपने राजनीति में, लेकिन मेरे पास माइक है, लेकिन इस पारी को आप किस ढंग से देखते? देखो, मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैं जीत के आया हूं और अपने अमरोहा के क्षेत्रवासियों को शपथ देकर के आया हूं। क्या थी आपकी शपथ? मैं वहां की अपनी जनता के लिए स्वास्थ्य और वहां पर शिक्षा पे काम करूंगा और वहां जो हमारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं उसके ऊपर काम करूंगा। आने वाले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की सेवा करूंगा। हमारा कार्यक्रम शपथ है, आप एक शपथ आज क्या लेंगे अमरोहा की जनता के लिए और देश के लिए? मैं अमरोहा की जनता के लिए वहां विकास और वहां की शिक्षा और उनके लिए काम करूंगा पूरे 5 साल और देश की सेवा करूंगा। आपको क्या लगता है जितनी एक्सपेक्टेशंस है, जितनी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, वो आप लोग कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि टीम मोदी तो आखिरकार आप ही हैं। देखो, हमारी जो सरकार है फुल बहुमत से आई है, लंगड़ी सरकार है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे इस बार पूरे देश की सेवा करें और जनता की सेवा करें और काम भी शायद हम ज्यादा से ज्यादा पहली सरकार से ज्यादा काम करेंगे। प्रहलाद भाई, दमोह से जीत कर आए हैं आप, अब आप बताइए कि आपके एजेंडा पर क्या होगा, आपकी शपथ क्या होगी? नहीं, मैं चौथी बार हूं और क्षेत्र भी चौथा है, पर मुझे लोग कहते हैं कि प्रहलाद भाई हर बार क्षेत्र बदल देते हैं, छिंदवाड़ा से भी लड़ लिया कमलनाथ के खिलाफ और ये चौथे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, इसका क्या राज है? ये तो पार्टी तय करती है, पर मुझे लगता है कि शपथ जो हमने ली, चाहे मैंने अटल जी के मंत्रिमंडल में ली हो, तो मुझे लगता है गर्व इस बात का है कि हम अपनी बात पर कायम रहे, संकल्प में हमने विकल्प स्वीकार नहीं किया। और इसलिए चाहे कोल स्कैम आया हो, लेकिन हम तो बहुत छोटे समय रहे और छोटे परिवारों से आते हैं, लेकिन कम से कम कोई दाग नहीं है, इस बात का संतोष है। और नेता के नेतृत्व में, नरेंद्र जी के नेतृत्व में मुझे लगता है हम सबकी आश्वस्ति यही है कि हम सब ठीक मार्ग पर चलेंगे और सेवा का काम करेंगे, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अलग से शपथ की जरूरत है। ठीक मार्ग क्या होगा? ठीक मार्ग यह है कि हम ईमानदारी से रहेंगे, गरीब आदमी की सेवा करेंगे। हम लोग तो जिन परिवारों से आते हैं वो तो मध्यवर्गीय किसान परिवार है, अभी मजदूरों के बीच में काम कर रहा हूं, लेकिन खुशी तब हुई जब नरेंद्र जी ने कहा कि ये सरकार गरीबों को, किसानों को और गांव को समर्पित है। मुझे लगता है ये एजेंडा इतना पर्याप्त है कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया, हमने अपने आप को बचाकर रखा और ठीक तरह से काम किया, तो ये बड़ा सफल होगा जीवन। गंगानगर का इलाका, निहाल चंद जी, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग तरह का वहां पे रहन सहन है, अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की बोली है, वहां के लोगों के लिए क्या शपथ लेंगे? देखो, मैं 4th टर्म हूँ, चौथी बार जीत गया हूँ। चौथी बार जीत के आए, मुझे बहुत अच्छे। लेकिन मेरा क्षेत्र एक ही श्री गंगानगर, मैंने चेंज नहीं किया। प्रहलाद पटेल भाई की तरह आपने बदला नहीं बार बार? नहीं, मैंने बदला नहीं बार बार क्षेत्र। हमारा इलाका है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा इलाका है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा सिंचाई पर निर्भर है। वहां के किसान खेत में खेती करते हैं और हम लोगों ने प्रण लिया है कि किसान के खेत में पानी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमारा इलाका पाकिस्तान सीमा से सटका हुआ है, हरियाणा से और पंजाब से सटका हुआ है, और वहां के लोग संपन्न हैं और एग्रीकल्चर लैंड पर वो लोग निर्भर है। और मैं चाहता हूं कि उस इलाके में विकास के नाम पे हम सबसे ज्यादा सहयोग करें
और हमने पहले भी उस इलाके में विकास के लिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से हम लोग तत्पर संपर्क में रहकर वहां पे ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की थी। लेकिन पिछली बार हम लोग जब राजस्थान में राज में नहीं थे तो हमारी सारी की सारी योजना बंद हो गई। हमने राज्य में आके दोबारा उसको चालू करने का काम किया है। राज्य में दोबारा चालू करने का काम किया है। भिवानी से आप जाइंट किलर हैं, आपने श्रुति चौधरी को हराया वहां से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या शपथ लेकर आए हैं अपने क्षेत्र की जनता के सामने जब आपने इतनी बड़ी जीत दर्ज करी वहां पर? मैं ही नहीं बल्कि सारा देश व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। सबने ये कसम खाई है कि 47 के बाद जितनी भी सरकारें आई उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस हो, आजादी का दिवस हो, जो शुरू के सालों में लोगों में बड़ा हर्ष उत्साह होता था, और इतने साल के बाद 66 साल के बाद पहली बार ये शपथ समारोह में सारा देश एक हौसले में आया है, दिल्ली में भी। क्यों? क्योंकि पुरानी जो हमारी 47 के बाद जब पहली सरकार बनी उसको हम पूर्ण रूप से आजादी नहीं मानते। पूर्ण रूप से आजादी अब कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि बीच में जितनी व्यवस्था आई वो व्यवस्था देश को आगे ले जाने के लिए नहीं थी। वो देश को आगे ले जाने के लिए नहीं थी। मैं आगे आपसे पूछूंगा, लेकिन अक्षय, अगर आपकी फिल्म हॉलीडे की बात करी जाए, इस हॉलीडे में आपने एक ऑफिसर का रोल किया है, उस रोल के बारे में बताइए, फिर हम आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी दीपक साहब, ऐसा है कि मैं सबकी बात सुन रहा था यहाँ बैठ के, एंड सबके पास अपनी अपनी जगह है बताने के लिए कि कोई इसके विकास की बात करता है, कोई मतलब औरत, मतलब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और कोई ये बात करता है। लेकिन मैं एक्चुअली एक बात आप सबसे, मैं बहुत आप सब लोगों से बहुत छोटा हूं। मैं समझता हूं जहां तक अगर जिंदगी में कोई सुधार लानी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, वो है बच्चों की एजुकेशन पे। वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उनकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है, उनकी जो सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, वो हमारे यहां बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारे करीबी देश के अंदर जैसे हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग में, सिंगापुर, 3 इयर्स यानी कि 3 या 4 साल मार्शल आर्ट या सेल्फ डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों का ध्यान रख के, हमारे यहां जो सेल्फ डिसिप्लिन की चीज जो है वो सिखाई नहीं जाती, हम अगर उस चीज पे ध्यान रखें और उसको आगे बढ़ाएं तो बहुत सारी चीजें जो आगे जाके प्रॉब्लम बनती है, अगर हम जड़ का ही ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज सुधर सकती है। जैसे आप देख लीजिए, ये फ्लावर है, ये फूल यहां पड़ा हुआ है, इसके नीचे जितनी मिट्टी है या पानी दिया गया है, इसीलिए वो इतनी अच्छी तरह खिल रहा है। उसी हिसाब से अगर हम बच्चों का ध्यान रखें, उनके एजुकेशन का ध्यान रखें, उनके सेल्फ डिसिप्लिन का ध्यान रखें, और आगे जाके अपने आप चीजें सुधरना शुरू हो जाएंगी। मैं ये समझता हूं। जहां तक कि हॉलीडे का सवाल है, इस फिल्म के अंदर मैं एक आर्मी ऑफिसर खेल रहा हूं। ही इज बेसिकली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से हूं, और स्लीपर सेल्स के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। स्लीपर सेल्स क्या होता है ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत कम जन होंगे, मैं समझता हूं, हिंदुस्तान में जो स्लीपर सेल्स के बारे में जानते हैं। हम टेररिस्ट के इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, कहीं ब्लास्ट हो जाता है, ये कौन करता है, कैसे होता है, सत्यपाल साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं व्हाट स्लीपर सेल्स आर। और इसके ऊपर आज तक कभी नई फिल्म बनी है, किसी को इतना इसके बारे में इल्म भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में इस चीज के बारे में इल्म हो, लोगों को पता चले कि ये वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे साथ हिल मिल गए हैं और हमें पता तक नहीं चलता कि वो कौन है। और वो इतने हिल मिल गए हैं कि उनकी खुद की बीवी को नहीं पता होता है कि दे आर कनेक्टेड टू टेररिज्म। और उसी हिसाब से ये असली चीजों से इतने हिल मिल गए हैं कि उनकी खुद की बीवी को नहीं पता होता है कि दे आर कनेक्टेड टू टेररिज्म। और उसी हिसाब से ये असली चीजों से, मतलब असली इंसिडेंट्स को लेके इस फिल्म को पिरोया गया है। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर पीपल, नॉट बिकॉज इट इज माई फिल्म, बिकॉज इट्स अ फिल्म बाय मुरुगदॉस, और उसने बहुत सोच समझ के ये फिल्म बनाई है। इट टीचेज यू, ये आपको सिखाती है टेररिस्ट के ऊपर क्या चीजें होती हैं, एक्चुअली कैसे हुआ जाता है कांड, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारी चीजें जो होती है, बहुत समझदारी से हिसाब से इस फिल्म को बनाया गया। विपुल, प्रोमो देखें उससे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? जो अक्षय जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है।
बस 2 मिनट में आपके पास आ रहे हैं वीरेंद्र सिंह। हम सांसदों की बात कर रहे हैं, बस 2 मिनट में हम आपके पास आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, हम उसी पे आ रहे हैं, क्षमा के साथ उसी पे आ रहे हैं, क्षमा के साथ उसी पे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। जी विपुल साहब। तो एक सवाल इस फिल्म से यह भी खड़ा होता है कि क्या हम तैयार हैं, क्या सोसाइटी तैयार है टेररिज्म के इस असली स्वरूप को? क्या वो समझती है, जानती है? क्या उसे पता है कि कैसे इससे डील करना चाहिए? और क्योंकि इसके डायरेक्टर जो है मुरुगडॉस सर, AR मुरुगडॉस, जिन्होंने गजनी बनाई थी, वो बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम चलते हैं सीधे वीरेंद्र सिंह जी के पास, क्योंकि उनके कंसर्न्स बहुत सारे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं अब, और आपका मुद्दा जानता हूं। बताइए, आप क्या शपथ लेकर आए हैं जनता के लिए लंबे समय बाद? देखिए, जो भी चुनाव जीत के आता है वो शपथ नहीं, संकल्प लेकर आता है जी। और समाज में काम करने वाले जितने लोग आते हैं, वहां दिल्ली में आते हैं, तो आप जैसे मीडिया के लोग जानते हैं कि तमाशा करने आए हैं। उनको किस स्थितियों का सामना करना पड़ता है वही समझते हैं, समझ रहे हैं ना? तो और कोई संसद सदस्य, कोई भी असेंबली मेंबर ये नहीं चाहता है कि समाज से जो संकल्प और जो वादे करके आए वो पूरे न हो। कठिनाइयां समाज में क्या है, इन कठिनाइयों को बदलने की परिस्थिति क्या पैदा होती है, वो बदलाव किस दौर से चल रहा है देश, और जिस बदलाव का अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। अब पता नहीं क्या प्रमाण, ये तो ये बहस वो बहस करते हैं, उस बहस के नहीं। आज के दिन में जो सबसे बड़ा संकट इस देश में था, जातिवाद का, पैसे का, पिस्तौल का, उन सारे चीजों से हटके इस देश की जनता ने फैसला किया है, और नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला संसद में नहीं हुआ है, इस देश के 6.5 लाख गांव के संसद में हुआ है। संसद भवन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता था, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव के संसद ने प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। यह संसद बड़ी बेरहम है। जब देश पर संकट होता है, तो मैं 2 बार सांसद रहा हूं कि तीसरी बार हूं, यह संसद देश के साथ खड़ी नहीं होती है। देश की, हिंदुस्तान की 6.5 लाख गांव की संसद जो होती है, जब देश पर संकट होता है तो वो देश के साथ खड़ी होती है, और वही संसद देश के साथ खड़ी हुई तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। इसके बाद हम जिस पार्टी में काम करते हैं, इसके बाद हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हमारे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होगा। पहले इस देश के 6.5 लाख गांव की संसद ने किया था। आपकी बात मैंने मानी। इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर हम बहस करने के लिए आए हैं, लेकिन आगे का रास्ता क्या? आगे का रास्ता, सब लोग, सरकार एक ही दिन में सब सारे कुछ थोड़े कर देती है, और सरकार का खाका उसने बना दिया है। गुजरात में उसने दिखाया है कि हम किस तरह का विकास एक राज्य में करते हैं, और उसी तरह का विकास इस प्रदेश के हर राज्य की भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थितियों को देखकर करेंगे। उसने प्रकट कर दिया है कि हम गुजरात में किस तरह का विकास करते हैं, और दुनिया को दिखा दिया और देश को दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अरुण कुमार जी, जहानाबाद से आप चुन के आए हैं। लोग कहते हैं बड़ा खतरनाक इलाका है जहानाबाद, वहां का इलेक्शन। मैं तो बहुत गया हूं जहानाबाद, मुझे खतरनाक नहीं लगता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन बना हुआ है। ये मुझे बताइए कि क्या लगता है बिहार में इस बार जो अभूतपूर्व मैंडेट आया, उसके पीछे क्या था? देखिए, वीरेंद्र भाई जी ने कहा, वो उस बात में दम है। जनता राजनीति से बहुत इत्तेफाक रखने लगी थी। जिस तरह के लोग आ रहे थे, जिस तरह की व्यवस्था बन रही थी, उससे संसद के प्रति लोगों में आस्था घट रहा था। एकाएक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें हिंदुस्तान की आवाम ने नरेंद्र मोदी में विश्वास प्रकट किया है, और जब यह विश्वास प्रकट किया है तो अब यहां के सारे सांसद भी मन बना चुके हैं कि ये जो शक्ति मिली है, इसका सकारात्मक तरीके से उपयोग किया जाएगा। आज जो लोकतंत्र का रीएस्टोरेशन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि गांव में जो सामाजिक व्यवस्था है, समाज से राष्ट्र बनता है, और समाज आज टूट गया है। समाज को व्यक्ति हाँकने लगा है। पहले समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण होता था। इससे राष्ट्र का निर्माण निश्चित तौर से प्रभावित हुआ है। आज पुनः एक बार देश के अंदर यह विश्वास पैदा हुआ है, ऊपर से ही सही, नीचे से आना चाहिए था, ऊपर से ही सही, अब यह नीचे जमीन तक जाएगा,
और लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र यदि स्थापित हो गया तो विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए यही बड़ा परिवर्तन हुआ है, विश्वास राजनीति के प्रति, विश्वास संसद के प्रति। जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने संसद के दरवाजे पर पूर्ण समर्पण किया, इसका मतलब यहां के 1,125 करोड़ आवाम के सामने समर्पण किया है और कमिटमेंट दिया है कि हम तुम्हारे लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह एक बड़ी बात हुई है लोकतंत्र के रिस्टोरेशन के लिए और लोगों को उस मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में विश्वास पैदा हो गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी के बाद की यह पहली घटना है और यह घटना पूरे हिंदुस्तान को दुनिया में स्थापित करने का पहला स्टेप है। सार्क देशों का निमंत्रण यह पहली घटना है और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन सारे लोग यहां आ रहे हैं। हमारे भी कई ऐसे मुद्दे थे कंट्रोवर्शियल, लेकिन उन सारे मुद्दों को अलग रख करके हम कैसे एशिया की एक बड़ी ताकत हैं, तो एशिया के छोटे ताकतों को भी हम कैसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और जो हमारे पुरखों का नारा था वसुधैव कुटुंबकम, उसी नारे के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने का काम किया है। हम समझते हैं कि भारत फिर से दुनिया के लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत बनने का काम करेंगे। प्रेरणा का स्रोत बनने का काम करेंगे। लोकतंत्र पे भरोसा जगाया है उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन बिहार में ऐसा क्या हुआ कि लोकतंत्र पे इतना भरोसा जगा कि आपका गठबंधन, पासवान जी का गठबंधन, बीजेपी मिलकर इतनी सारी सीटें ले आया? ऐसा क्या हुआ वहां पर? क्या वहां कास्ट के बैरियर टूट गए? क्या वहां पर धर्म के बैरियर टूट गए? क्या वहां पर महादलित, दलित, अल्पसंख्यक वो तमाम बैरियर टूट गए? और अब आगे क्या? निश्चित रूप से कास्ट का बैरियर आजादी के बाद से लेकर अब तक, इसके पहले जो चुनाव हुए थे उसमें बनाने की कोशिश की गई और कोशिश करने वाले लोग सफल भी होते रहे, लेकिन चुनाव जीतकर जाने के बाद लोगों को निराशा हाथ लगी। इस बार पहली बार ऐसा लोगों को लगा कि अब कुछ नया होगा, तो जात धर्म से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। पहली बार लोगों को लगा कि जात धर्म के नाम पर सिर्फ वोट देने और दिलाने का काम नहीं होगा, बल्कि विकास को एजेंडा मानकर वोट मांगा गया। तो विकास होगा, हर तबके का विकास होगा, हर क्षेत्र का विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, इस बात का भरोसा लोगों के मन में जगा और यही कारण है कि जात धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने एनडीए के प्रति, नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आस्था व्यक्त करने का काम किया। लेकिन अब आगे क्या? आगे क्या शपथ लेंगे अब बिहार की उस जनता के लिए जहां पर लालू और नीतीश दोनों हाथ मिला के बैठे हुए हैं? देखिए, दोनों के हाथ मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शून्य और शून्य मिलाकर शून्य ही होता है। दोनों रिजेक्टेड हैं। बिहार की जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया श्रीमान लालू यादव जी को भी और अभी नीतीश कुमार जी को भी, और रिजेक्ट किया है इसके कारण है दोनों ने निराश किया, भरोसा को तोड़ा, जो वादा किए वादा नहीं पूरा किया, इसलिए दोनों को रिजेक्ट जब बिहार की जनता ने कर दिया है तो दो रिजेक्टेड लोग मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज अगर उम्मीद की किरण कहीं है तो एनडीए के प्रति है, और एनडीए निश्चित रूप से जितना वादा हम लोगों ने एनडीए की ओर से किया है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए, उन वादों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से एनडीए काम करेगा, और सिर्फ काम ही नहीं करेगा बल्कि हमको कामयाबी मिलेगी, इतनी हमको उम्मीद है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन मैं यहाँ संजीव बालियान जी को जोड़ना चाहूंगा। कहां पर गए संजीव बालियान जी? यहाँ पर बैठे हुए हैं। संजीव बालियान जी, ये बताइए, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या उस पूरे इलाके में ध्रुवीकरण की राजनीति हो गई, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से जीत गई, वहां पर पूरी की पूरी सीटें, बाकी दूसरी पार्टी हार गई? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, पिछले बहुत दिनों से क्या मुजफ्फरनगर दंगे के अलावा कोई और चीज नहीं है? हम लगातार मीडिया दंगे को जिंदा रखे हुए हैं। दंगा समाप्त हो चुका, सब चीज चली गई, ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दंगे के लिए प्रदेश सरकार दोषी है, हम नहीं, ये तय हो चुका है। सब चीजें शांत है। हम दंगे से आगे बढ़ के गन्ने की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आप हमें वापस दंगे पे खींचना चाहते हैं। कोई बात नहीं करता कि मुजफ्फरनगर जनपद में 900 करोड़ रुपए किसानों का शुगर मिल्स पे बकाया है, इस पे कोई बात नहीं होती। पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए किसान की आज कोई बात नहीं हो रही।
किसान को पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं मिला। आप ये समझिए, आप अपने चैनल में अगर किसी को तनख्वाह नहीं देंगे 1 साल तक तो उसका घर कैसे चलेगा। बच्चों की, अभी अक्षय कुमार जी बच्चों की उसके लेके रहते हैं एजुकेशन के लिए, जब बच्चों के फीस देने के लिए पैसे नहीं तो एजुकेशन कहां से होगी, संस्कार कहां से होंगे। वहां रोजी रोटी की लड़ाई है इस समय, सबसे बड़ी बात है। और मुजफ्फरनगर तो किसान आंदोलन की भूमि रही है, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि दोबारा तैयार हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमें बात दंगे की नहीं करनी, अब बात होगी गन्ने की, किसान की, जो कि बात नहीं होती। आप यहां 24 घंटे बिजली की बात करते हैं दिल्ली में, हम 2 घंटे बिजली की बात करते हैं। गांव में 2 घंटे तो दे दीजिए। हमारे यहां हालत यह है, मेरे जनपद में 2 घंटे बिजली नहीं आती, सड़कें हैं नहीं। आप जाके आए हैं मेरे विचार से मुजफ्फरनगर, सड़कें भी नहीं है। हम बात करना चाहते हैं उनकी, हम दंगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी कोई अब बात नहीं है, शांत है बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि आगे मुजफ्फरनगर कभी दंगा ना हो, आगे भी दंगा ना हो, आप कोशिश करेंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर के बारे में बात करते हुए, गन्ने के बारे में बात करते हुए, वो पूरे इलाके में गन्ने की सबसे बड़ी दिक्कत है। गन्ने को लेकर किसान वहां पर लगातार आंदोलन करता है, किसान अपने गन्ने को जलाता है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जागती। ऐसा क्यों? बीजेपी के टाइम भी हुआ, समाजवादी पार्टी के टाइम भी हुआ, बीएसपी के टाइम भी हुआ, सबको इस प्रॉब्लम के बारे में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉब्लम आज की नहीं, पिछले जब से आजाद हुआ देश जब से प्रॉब्लम है। पहले शुगर मिल्स नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी, बाद में शुगर मिल्स हुई। गन्ने की समस्या का स्थायी समाधान सोचने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। शायद चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रेट कम हो रहे हैं। किस चीज के देश में रेट कम नहीं हुए? पिछले हफ्ते 35 रुपए था, आज चीनी 32 रुपए आ गई। डीजल की महंगी, हर चीज महंगी होती जा रही है, चीनी सस्ती हो जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है रॉ शुगर का इंपोर्ट होना। कभी किसी ने नहीं उठाया कि रॉ शुगर क्यों आ रही है, जब देश में प्रोडक्शन इतनी है कि देश की खपत से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करना चाहते हो और हम रॉ शुगर को इंपोर्ट कर रहे हैं। बंदरगाह पे शुगर मिल्स लगाए जा रहे हैं, लगातार आंदोलन हुए। ऐसी बात नहीं, मुजफ्फरनगर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने गन्ने से आंदोलन से राजनीति शुरू की थी। विश्व के नेता हुए हैं, किसान नेता। ऐसा नहीं कि आंदोलन हुए हैं खूब, लेकिन नेताओं के स्वार्थ, जो शुगर लॉबी एक है, उसके स्वार्थों ने कभी भी इस चीज को आगे नहीं आने दिया। लेकिन अब बात यह है कि गन्ने पे एक ऐसी पॉलिसी बने, स्थायी पॉलिसी बने, कि जिससे इस समस्या का हमेशा के लिए स्थायी समाधान हो। यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। किसानों की बात के साथ हम आते हैं मिस्टर वी राम के पास, जो डीजीपी भी रह चुके हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है इस सरकार के अंदर। कैसे टेकल किया जाना चाहिए, खासकर नक्सलाइट्स को? क्या आपको लगता है इंसर्जेंसी के लिए जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके अलावा मिलिट्री को भी लगाया जाना चाहिए? देश की आंतरिक सुरक्षा आज एक महत्वपूर्ण समस्या है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा केवल नक्सल प्रॉब्लम से ही संबंधित नहीं है और टेररिज्म से ही संबंधित नहीं है। विधि व्यवस्था की समस्या भी देश की आंतरिक समस्या के अंतर्गत ही आती है। लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पलामू संसदीय क्षेत्र से, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और भारत सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व ऐसे जिलों की सूची तैयार की थी जो पिछड़े जिले हैं, उसमें पलामू जिला का भी नाम आता है। तो पलामू जिला इतना पिछड़ा है, वहां बेरोजगारी की इतनी समस्या है, भुखमरी की समस्या है, पलायनवाद की समस्या है। तो जहां बेरोजगारी की समस्या होगी, जहां भुखमरी की समस्या होगी, पलायनवाद की समस्या होगी, वहां नक्सल समस्या भी होगी। विकास उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। विकास भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते नक्सलवाद की समस्या है। जहां तक इस समस्या से जूझने का प्रश्न है, उसको 2 तरीकों से जूझा जा सकता है। एक तो डेवलपमेंट के जरिए, और दूसरा सुरक्षा प्रदान करने के जरिए। सबसे पहले डेवलपमेंट की जरूरत है। जिस क्षेत्र में नक्सल समस्या है, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट की आवश्यकता है। डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र से नक्सलियों को बाहर खदेड़ा जाए और उस क्षेत्र को होल्ड करके रखा जाए। उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का कार्य किया जाए। दुर्भाग्य ये रहा है कि जब भी ये प्रयास किया गया है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से नक्सलियों को खदेड़ा जाए, खदेड़ने में तो सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु जो डेवलपमेंट का काम उसके बाद होना चाहिए, वो डेवलपमेंट का काम नहीं होता है, जिसके चलते पुनः ये समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। वहीं की वहीं रह जाती है। तो कंसर्न है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मान चुके हैं कि ये समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। वहीं की वहीं रह जाती है। तो कंसर्न है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मान चुके हैं कि ये अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या है। आंतरिक सुरक्षा पर बात करेंगे हम, लेकिन अश्विनी चौबे जी हमारे साथ है। अश्विनी चौबे जी, आपने बक्सर से चुनाव लड़ा, आप लड़ना चाहते थे भागलपुर से, बक्सर से आप जीत गए, भागलपुर से जो लड़ना चाहते थे शहनवाज हुसैन, वो हार गए। इसको कैसे देखते हैं? पता नहीं आपको
मैंने कभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा ही जाहिर नहीं किया था, कहीं से भी नहीं। मुझे पार्टी ने 4 बार एमपी लड़ाने की बात कही थी, मैंने लड़ा और कई लोगों को मैंने लड़ाया, जिताया भी। और बक्सर से जब पार्टी ने अंत में निर्णय लिया कि मुझे लड़ना ही है, तो मैं वहां जाके लड़ा और चुनाव में जनता के आशीर्वाद से विजयश्री भी मिला और काफी मैं उसके लिए जनता को आभार देता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो पूरे बिहार और पूरे देश में जो एक लहर थी, उस लहर में पूरे देश में एक शक्तिशाली सरकार बनने जा रही है। इसके लिए देश की जनता को बधाई देते हैं। और बिहार में जो हमारे जो लोग लालू प्रसाद जी और नीतीश बाबू जो कहते थे कि हम छाती तोड़ देंगे, नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी जेल से निकल के ये घोषणा करते थे कि नरेंद्र मोदी का छाती तोड़ देंगे, तो अब तो इन सब लोगों का छाती टूट चुका है। और मुझे लगता है कि अब एक नया दौर बिहार में शुरू हो गया है। पूरे देश में कल से सरकार बनेगी और सरकार सकारात्मक कार्य जनहित में करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। रविंद्र भाई, आप कई बार संसद में आ चुके हैं, आप मुझे ये बताइए कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा रहा हो आपको? ऐसा है कि हम लोग झारखंड प्रदेश से आते हैं और पहले तो आपके इस चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपने आयोजन किया है, और हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। चुनाव में हम लोग, चूंकि हम लोग का जो क्षेत्र है वो 2 किस्म का है, एक तो अपना ग्रामीण क्षेत्र है और दूसरा कोयलांचल का क्षेत्र है। तो हम लोगों को वैसा कहीं कोई कठिनाई नहीं आया और हम लोग पूरे क्षेत्र में, चूंकि चुनाव के पहले भी लगे रहते थे और जब चुनाव आया तो थोड़ा सा ज्यादा उसमें समय दिया गया। और हमारे जो नेता हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और निश्चित रूप से एक नया शुरुआत हो रहा है इस देश में। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और जो विकास हमारा एजेंडा है वो विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये अपना चिंतन है। क्या आप बताइए, क्या शपथ लेंगे आप आज जब नए एमपी बनकर आए हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं राजस्थान के महाराणा प्रताप की उस भूमि से आया हूं, सांसद बन के उदयपुर की महाराणा प्रताप की भूमि से आया हूं। वहां जनजाति और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और जनता ने लगातार कांग्रेस के सांसद और एमएलए जीतते आ रहे थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन के आया हूं। लोगों की काफी आशा और अपेक्षा है और देश में बनने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बन के, और उदयपुर की जनता जो अहमदाबाद, गुजरात जो साउथ राजस्थान अहमदाबाद से नजदीकी है, लगा हुआ एरिया है, तो हमारा बहुत बड़े ब्रॉड गेज लाइन का काम है। इस काम को पिछले 10 साल से शिलान्यास करके छोड़ा है। तो जनता उम्मीद करती है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है तो गुजरात और राजस्थान और ब्रॉड गेज लाइन से और आवागमन के साधनों से, सड़कों से विकास होगा और काफी जनता की उम्मीद है और सरकार जनता की उम्मीदों पे खरी उतरेगी। सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। सुनील भाई, आपका कोई इंटरेस्टिंग किस्सा रहा हो चुनाव प्रचार का? देखिए, मैंने चतरा से चुनाव लड़ा है और अभी हमारे आदरणीय बीडी राम जी वहां के बारे में, उन्हीं के साथ का लगा हुआ क्षेत्र है। तो असली समस्या जो मैंने इस बार देखा चुनाव में और इसके पहले अपने समक्ष 2 संकट थे। उसको हम अगर कहें तो एक तो क्राइसिस ऑफ फेथ और दूसरा क्राइसिस ऑफ सिस्टम। मतलब एक तो नेतृत्व के प्रति विश्वास की कमी और दूसरा जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो काम नहीं कर रही। तो एक तो नेतृत्व के प्रति जो विश्वास की कमी थी उसको तो हमने पूरा किया है और एक आस्था उत्पन्न हुई है कि जो नई व्यवस्था आएगी, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें उग्रवाद निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या रही, लेकिन उसका वहां माइनिंग भी बहुत है, लेकिन हमको अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी और ये प्रायोरिटी तय करते समय हमें ये देखना होगा कि हम अवसर और संभावनाएं किस क्षेत्र में ज्यादा उपलब्ध करा पाते हैं और इस दृष्टि से एग्रीकल्चर वहां का कोर है। और जो पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम ग्रामीण सिंचाई योजना लागू करेंगे,
आपके ध्यान में दीपक जी इसलिए ये बात डाल रहा हूं कि अटल जी की सरकार ने ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी और आज सभी गांवों में जो कनेक्टिविटी हुए हैं उसका असर नजर आ रहा है। ये सिंचाई योजना एक दूरगामी प्रभाव करेगी। दूसरी बात, हमारा क्षेत्र एक गरीब क्षेत्र है, तो एक जो लगातार विवाद चलता रहा है गरीबी रेखा के निर्धारण को लेके, तो हमें ये भी मानक तय करने होंगे कि हम गरीबी रेखा का फिक्सेशन क्या करें। तीसरी बात, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, वो सच्चाई ये है कि देश के पिछड़े हिस्सों को की स्थिति रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बिहार और झारखंड के मामले में आप देखेंगे तो आपको सुनने में आएगा कि जीडीपी का ग्रोथ 10% है, 11% है, 12% है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन वहीं आपको मैं बिहार के पिछले चुनाव में आपने भी ध्यान दिया था कि बिहार के सीएम एक तरफ ग्रोथ रेट 13% कहते थे, दावा करते थे देश में सबसे ज्यादा, वहीं दूसरी तरफ कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या बढ़ गई। यानी ये जीडीपी फॉल्स है। इसलिए हमें लगता है कि हमें ये भी इंडिकेटर तय करने होंगे और ये सारी समस्याएं, एक जो विश्वास उत्पन्न हुआ है कि एक जो व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आने के बाद बागडोर आएगी तो स्थितियां बदलेंगी, वही भरोसा और विश्वास है हम लोगों के साथ। वही भरोसा और विश्वास है। एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आपसे गुस्ताखी कर सकता हूं सवाल पूछने की? हमारा सौभाग्य दीपक जी, आप सवाल पूछिए। टेलीफोन आया कि नहीं आपके पास? मेरे पास अभी तो कोई टेलीफोन नहीं आया। लोग कह रहे हैं आ रहा है। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप कई बार जीत कर आ चुके हैं हमीरपुर से, क्या शपथ लिए इस बार आपने नई हमीरपुर की जनता के लिए, और क्या शपथ लेना चाहेंगे हमीरपुर की जनता के लिए और देश की जनता के लिए आप? दीपक जी, आपके और इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं पहले तो देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत भाजपा को दिया है और हमीरपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे सांसद बनाकर भेजा है, इसलिए सभी मतदाताओं का धन्यवाद। मैंने 2-3 बातें प्रमुख तौर पर कही थी कि एक रेल का विस्तार करेंगे ताकि हमीरपुर लोकसभा के हर जिले को जोड़ा जा सके और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं ताकि वहां के युवाओं को, वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हों। हिमाचल प्रदेश शिक्षा में अव्वल दर्जे पर आता है लेकिन रोजगार के अवसर बहुत कम है। इसलिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आ गई है, अगर गुजरात में रोजगार मिल सकता है तो हिमाचल प्रदेश में भी भरपूर रोजगार मिलेगा। और आपके ही माध्यम से देश के नौजवानों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने एकजुट होकर, एक मत होकर नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट किया है। ये मुझे लगता है बहुत सारी आशाएं, अपेक्षाएं उनकी सरकार से है और उन्होंने भी कहा है अच्छी सरकार देंगे। कोई मुफ्त में कुछ देने की बात नहीं कही कि हम मुफ्त में ये दे देंगे, वो दे देंगे। एक अच्छी सरकार पर लोगों ने वोट दिया है और मुझे लगता है जिस तरह से पहले दिन से उन्होंने तैयारी की है, अच्छी सरकार जरूर मिलेगी। तो अच्छी सरकार जरूर मिलेगी। अनुराग ठाकुर जी, अच्छे दिन आने वाले हैं, आप यही कहेंगे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है शुरू हो गए। अगर कल ओथ लेने से पहले मछुआरों को पाकिस्तान और श्रीलंका रिलीज कर देता है तो ये पता चलता है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री के आने से अगर मछुआरों से दिन की शुरुआत अच्छी हुई है तो इस देश की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। चलिए, इस देश की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। इस नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बात करेंगे कुछ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और जानेंगे उनकी राय क्या है इस सरकार के बारे में, देश के बारे में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। वक्त है एक ब्रेक का। हमारे इस खास कार्यक्रम शपथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवनिर्वाचित सांसदों से, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, उनके क्या कार्यक्रम हैं, वो क्या करना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, वो क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए और उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। रमा देवी हमारे साथ हैं, शिवहर से सांसद है। रमा देवी जी, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या शपथ ली? मैं सबसे पहले, शिवहर एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत पिछड़ा हुआ है और मैं वहां से दूसरी बार जीत कर आई हूं। पहले तो मोतिहारी से मैं सांसद रही हूं। मैं वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने फिर से मुझे चुनकर भेजा है और वहां के लोगों में एक आशा जगी है कि रमा देवी कुछ करेंगी। मैं महिला हूं और महिला
के जो तकलीफें हैं वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। महिला ही जानती है कि किस कष्ट से वो उबरती हैं, कैसे करती हैं काम और किस तरह जीना उनका दुभर हो गया। जैसे भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, उनके बच्चे कहाँ कैसे पढ़ते हैं, किस तरह रहते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को नजर से देखते हैं। और उनके लिए मैं शपथ के संकल्प लेके आई थी और अभी भी आई हूँ। और संकल्प इस बात के लेकर आई हूँ कि हम चाहते हैं कि उन लोगों को कैसे इस सब चीजों से निजात दिलाए। हमारे यहाँ एक रीगा चीनी मिल है, वहाँ पर किसानों को इतनी परेशानी है और काला पानी जो वो निकालता है मिल से, उसका टेस्ट करने के लिए जब भेजा जाता है तो उसकी पानी रास्ते में बदल दिया जाता है और वहाँ के लोग उस पानी से परेशानी में पड़े हुए हैं। तो ये सबसे पहला हमारा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी जब सरकार में आए हैं तो हम लोग की बहुत आशा जगी है कि जिस जिस काम के लिए हम आए थे उसमें से समझिए कि 2% भी काम नहीं हुआ और हम लोग किस तरह जनता के बीच में फिर जाएंगे, ये परिस्थिति हमारे साथ आती है। इसके साथ समझिए किसानों की समस्याएं जो है वो बहुत बड़ी है। और जैसे 6 साल की सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उसमें पीएमजीएसवाई का सड़क जो ग्रामीण सड़क योजना है, उसके तहत अगर नदी से नदी जोड़ने वाली बात होती तो ये चीज तो जो पिछली सरकार थी वो किसानों के साथ बड़ी बेईमानी की और वो फाइल लेकर बैठे रहा। और आज किसानों की जो स्थिति है, हम लोग के यहाँ बाढ़ और सुखाड़ से परेशान है लोग, और इसकी आशा बांध कर आए हैं कि ये नदी से नदी जोड़ी जाएगी, बिजली पैदा होगा, मछली पालन होगा। जो आंध्रा से जो मछली आती है वो समझिए कि हमारा बिहार उस चीज को दे सकता है। बिहार में जो संपदा है वो बहुत ज्यादा है और हम समझते हैं कि हमारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं और इसी कारण इतने वोट देने का काम किए हैं कि ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं कि 60 महीना दे दो, 60 बरस से किसी को रखे हो, मुझे 60 महीना दे दो, मैं परिवर्तन जरूर करूंगा। तो ऐसे स्थिति में जो बच्चे की पढ़ाई जो अक्षय जी बोल रहे थे, वो पढ़ाई को हम जब देखते हैं तो लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में। हम खिचड़ी वाला जो सवाल है इतना गंदा है कि सारे टीचर खिचड़ी सारे फेर में रहते हैं और पढ़ाई नाम की जीरो हो जाता है। अरे सवाल, इतने सवाल हमारे अंदर हैं और उसको कैसे मैं पूरा करूं, ये आशा लेकर मैं बैठी हुई हूं कि हमारी सरकार इन सभी बातों को करे, महिला को सुरक्षित रखे, महिला में हिम्मत दे। काहे कि महिला ऐसे ही है पिछड़ापन में आती है। अब देखिए इतने पुरुष प्रधान देश में हम मात्र 2 महिलाएं बैठे हुए और हम लोग को जोर जबरदस्ती करके अपना बोर्ड को लटकाए। मेरे पास से कोई खबर भी नहीं जाती कि हमारी कोई सूद ले। काहे कि महिला जिस स्थिति को जानती है वो पुरुष को बहुत कम मालूम होता है और कैसे दाल में पानी मिला मिला कर बच्चे को खिलाती है, ये भी एक सवाल उठता है। दाल में पानी मिला के खिलाती है और कैसे ये महंगाई के जिंदगी में बच्चे को कैसे संतुष्ट करती है। जहाँ 1 किलो हरा सब्जी देना है वहाँ आधा किलो खरीद कर ले जाती है। तो ये सारी स्थिति को जो हम लोग जानते हैं, भले ये लोग को तो खिला पिला के खिलाने की जब जरूरत आती है तो हम लोग कैसे जीते हैं और किस तरह की स्थिति है। एक चीज और भी है जो हमारे यहाँ माओवादी का जो प्रश्न उठता है, उसकी समस्या को हल कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बारे में एक इंसान है और इसके विषय में भी हम लोग सोचते हैं कि कैसे उसको सही रास्ते उसके बारे में डीजीपी साहब ने काफी बोले क्योंकि वो ज्यादा तक जानते हैं कि क्यों नक्सलाइट होता है, क्यों माओवादी होता है, क्यों दूसरे से लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। अक्षय, मैं आगे तक जाऊं उससे पहले आपने इतने सारे लोगों की बातें सुनी, मैं सबकी परमिशन से सवाल पूछ रहा हूं। आपको क्या महसूस हुआ इन सब नवनिर्वाचित सांसदों की बात सुनने के बाद जो 5 साल तक देश को चलाएंगे? जी, मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई में इस सरकार को बहुत ही काम करना होगा इस वक्त। तो मुझे यही बस मैं समझ में यही आता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे संकट है और ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनके ऊपर बहुत भारी भरकम ये काम सौंपा जा रहा है और इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि 60 महीने चाहिए और ये 60 महीने काफी कठिन होंगे, लेकिन उस 60 महीने के बाद आनंद ही आनंद रहेगा। बिल्कुल, 60 महीने के बाद आनंद ही आनंद रहेगा। आप भी कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं।
नाना भाऊ पटोले जी, आप सांसद हैं भंडारा से और आपने हराया है प्रफुल्ल पटेल जी को। इतने बड़े जाइंट किलर हैं आप क्या शपथ खाकर आए? दीपक जी, हमारा देश युवाओं का देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में है और इसलिए मोदी जी ने कहा था देश के युवाओं को 18 से 28 का जो उनने नारा लगाया था, उस आधार पर युवाओं का देश उस ताकत से खड़ा हो, वो विजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया है। एक, और निश्चित रूप से अगर इस देश का युवा उस तरह खड़ा हो गया तो हमारा देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। दूसरा, किसानों का जो प्रश्न है, किसान अनाज निकालता है लेकिन उसको अनाज बेचने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से उसके किसान के फसल का दाम किसान लगाए, ये धोरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से देश में लाएंगे। किसान को, क्योंकि वो हमारी बैकबोन है और वो किसान को उसी ताकत के साथ खड़ा करने की भी भूमिका हमारी रहने वाली है और हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उस तरह से बात रखेंगे। जिस हम भंडारा गोंदिया जिले से हम आते हैं, वो जिले जैसे देश में 250 जिले पिछड़े जिले हैं, उसमें ये भंडारा गोंदिया जिले भी है, जिसमें आपने जिन महान का नाम लिया था, महानुभाव का नाम लिया था, वो पिछड़े जिले में इन लोगों का नीति था कि जो जितने लोग कमजोर रहे उतने हम लोग बांट के यहाँ पे आए। निश्चित रूप से बहुत बदलाव लाएंगे। हम लोगों को वहां पे अपने पैर पे खड़ा रखने की भूमिका हम वो शपथ ले जाए। वो शपथ लेंगे, ये शपथ लेते हैं कि पिछड़े लोगों को अपने पांव पे खड़ा रखेंगे। सागर लक्ष्मी नारायण यादव साहब, सागर मेरा इलाका है सर, सागर पता है मेरा इलाका है, तो मेरे इलाके के लोगों को क्या देने वाले हैं आप? चालू है जी, मुझे पता है आप सागर से हैं और इस लिहाज से मैं आपका स्वागत करता हूं। जहां तक चुनाव का संबंध है, मैं जब चुनाव में गया तो मुझे इस बात का एहसास था कि मैं देश की संसद का चुनाव लड़ रहा हूं। विधायक का चुनाव होता है, विकास के बारे में ज्यादा होती है, इसकी हमेशा दो प्रकार की जवाबदारियां होती हैं, एक तो राष्ट्र और दूसरा क्षेत्र। राष्ट्र के संदर्भ में मेरा बहुत स्पष्ट था लोगों से कहना कि देखो एक ऐसी सरकार हम देंगे, हमारी कोशिश होगी, हमारी पार्टी की कोशिश होगी, जो ये लगे आपको जिसकी खनक हो देश में। ऐसा ना हो कि जैसा पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि कोई सरकार ही नहीं है इस देश में, ना दुनिया वाले मानने को तैयार है कि अगल बगल के देश भी हमारे लिए इस बात को मानने के तैयार नहीं है कि कोई सरकार है। इसी प्रकार से भीतर भी ये स्थिति हो गई थी। तो एक तो बात हमने कही, उसमें यह भी हमने कहा कि निश्चित रूप से इस देश की समस्याओं का हल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, जिसमें इस देश का विकास का सवाल है। विकास का चूंकि हमारा पुराना इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस लिहाज से लोग आश्वस्त भी हुए। जहां तक क्षेत्रीय विकास का सवाल है, हमने उसमें यही कहा, हम बुंदेलखंड के इलाके से आते हैं और बुंदेलखंड आपको पता है कि तमाम बार चर्चा हुई कि अति पिछड़ा इलाका हो गया है आज के समय में, वहां से पलायन होता है। उसकी समस्याओं के बारे में मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि बुंदेलखंड में सिंचाई और डेयरी, इन दो का कॉम्बिनेशन अगर बहुत अच्छी तरह से खड़ा कर दिया जाए तो बुंदेलखंड उतना ही तरक्की पर पहुंच जाएगा जितना आज कोई दूसरा इलाका इस देश का माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दो संकल्प लिए, शपथ तो नहीं ली। मैंने कहा भाई मैं ये कराऊंगा और देश को कोशिश करूंगा कि देश को एक ऐसी सरकार मिले जिसका किरदार हो, जिसकी खनक हो देश में, और बाहर भी जिसकी खनक हो। ये मेरा हमेशा कहना रहा है। तो बाहर भी जिसकी खनक हो, एक ऐसी सरकार। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कई सारे हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर आप थोड़ा कम वक्त ले तो मैं सबको वक्त दे पाऊंगा। वैसे वक्त हमारे पास, वक्त की कोई कमी नहीं है, सभी से हम बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इस बार आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात करा रहे हैं नवनिर्वाचित सांसदों से, उनकी क्या आशाएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या मुराद है, हम सभी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नवनिर्वाचित सांसदों ने अगले 5 साल आपकी सरकार बनानी है, जिस सरकार का वादा है सबका साथ और सबका विकास। मेरे साथ विद्युत बरन महतो हैं जो जमशेदपुर से जीत के आए हैं। सर, क्या शपथ लेंगे आप अपनी जनता के लिए? हम झारखंड राज्य के जमशेदपुर लोह नगरी से जीत कर आए हैं और मैं जनता के समझ कई शपथ लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में सबसे धनी राज्य है झारखंड राज्य। अकूत संपत्ति का भंडार होने के बावजूद
आज आजादी के बाद अगर हम उस झारखंड को देखें तो आज उसमें सिर्फ दोहन और शोषण हुआ है, विकास के काम कोसों दूर है। आज हम वो देखने को जाएंगे तो उस लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ उद्योग है, मजदूर का स्थिति उतना ही खराब है। आज जिस राज्य के अंतर्गत सोना, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, यूरेनियम इतना रहने के बावजूद आज उस प्रमंडल से लगभग हर साल 50 से 60 हजार मजदूर दूसरे प्रांत में जाते हैं अपने रोजगार के लिए। और शिक्षा का तो विडंबना ऐसा है कि हाई स्कूल में सिर्फ 1 से 2 शिक्षक है, बिल्कुल, और उसी पे शिक्षा पर आधारित है। बिल्कुल, वहां पर करोड़ों रुपया का स्वास्थ्य केंद्र खोला है, लेकिन एक भी डॉक्टर, एक भी नर्स नहीं रहता है। दूसरी ओर जहां तक सिंचाई की बात है, वहां पर कुछ संभावना होने के बावजूद सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं, ऊपर वाले के सहारा में जीना पड़ता है। जबकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सुवर्ण रेखा, खरकाई दोनों नदी है, उसको बांध दिया जाए तो लाखों हेक्टेयर जमीन जो उसमें पट सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में इस तरह का कोई काम हुआ नहीं किया जिसको हम लोग सराहा जाए। दुर्भाग्य इस बात की है, इतना झारखंड माता के गर्भ में संपत्ति होने के बावजूद आज हम लोग देखने को मिलता है कि राज्य के अंदर आज लगभग 26 जिला है और 26 जिला में 22 जिला उग्रवादी प्रभावित इलाका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका कारण यही है कि आजादी के 67 साल होने के बावजूद आज पीने का शुद्ध पानी अभी तक सरकार मुहैया नहीं कर पाया और लोग जो है नाला और नदी का पानी पीते हैं। स्वास्थ्य का स्थिति ऐसा है तो हम इस बार चाहेंगे जो पूरा देश जिनको जनादेश दिए भाई नरेंद्र मोदी का और जिन्होंने आश्वस्त किया कि गरीब को केंद्रित करके पूरा देश का विकास करेंगे, इसलिए झारखंड के लोगों को भी एक नई उम्मीद जागा है कि आने वाला समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, रास्ता और जो है अच्छा दिन आने वाला है और निश्चित रूप से आएगा। मैं उस जगह का मैं शपथ लेकर आया हूं कि जिस जगह से गरीबी काफी है और रेल विस्तारीकरण होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ जगह ऐसा है ना हुआ गाड़ी जाती है और ना हुआ मोटरसाइकिल जाती है, इसलिए रेल विस्तार होना जरूरी है। कुछ जगह का आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जैसे हल्दी पोखर से डुमुरिया होते हुए बारीपदा, ये रेल बजट में हम बता देंगे, ये रेल बजट में हम बता देंगे, और ये रेल बजट में हम बता देंगे। मैं कुंवर भारतेंदु जी के समस्या है वहां पर, लेकिन आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह एक बीपीएल बहुत बड़ा मुद्दा है, मेरा भाई साहब बता रहे थे कि गरीबी किस तरफ चिन्हित करे। बीपीएल की संख्या काफी कम है, कोई गांव में 10 आदमी का बीपीएल है तो 200 आदमी गरीब है, तो उस गरीबी की उसको कैसे चिन्हित करें और सारे लोगों को कैसे उसका सुविधा दिला पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, कुंवर भारतेंदु जी, आप जयाप्रदा को हरा के आए हैं जी, तो आपने वहां क्या शपथ खाई है बिजनौर में? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे 4,86,000 वोट मिले और जयाप्रदा जी को केवल 20,000 वोट मिले। तो ये जो सुंदरियों की राजनीति थी ये समाप्त हो गई है। जब तक आप क्षेत्र में ना रहें, क्षेत्र की जनता के मुद्दों को ना उठाएं और उनके साथ मिलकर ना चलें। आजकल वो जमाना चला गया जब कैम्ब्रिज के पढ़े हुए और विलायती कपड़े पहनने वाले नेहरू जी गुलाब की कली लगा के चलते थे और जनता उन्हें बहुत बड़ा नेता मानती थी। अब जनता अपने नेता को अपने साथ अपने समस्याओं में कंधे से कंधा मिलाकर चलता देखना चाहती है। दूसरी बात मैं ये हमारा क्षेत्र, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो गंगा जी के दोनों ही किनारों पर बसा हुआ है और लगभग आज से 55 साल पहले आके जो बंगाली वहां पर बसे हैं उन्हें आज भी उनका हक नहीं मिल पा रहा है, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। और आज भी, आज तक की सरकारों ने, हमारी बीजेपी की सरकार तो केवल 6 वर्ष रही बीच में, मगर ये केवल वोटों के लालच की वजह से जो बांग्लादेश से जिन वहां के लोगों को आना पड़ा, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनके लिए आज तक केवल गंदी वोटों की राजनीति के लिए उनके लिए कोई नहीं बोला। तो मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो लोग जो घुसपैठिए हैं और वो लोग जो कि
वहां से केवल इस वजह से निकाले गए हैं बांग्लादेश से क्योंकि वो नवरात्र में देवी जी की पूजा करते थे, उनके बीच में हमें भिन्नता देखनी पड़ेगी। आज तक बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने बात करी है नदियों के प्रदूषण की, मगर ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गंगा नदी की आरती उतारी, गंगा को मैया कहा और उसमें स्नान करने के बाद यह संकल्प लिया कि इसके प्रदूषण को हम, गंगा जी के प्रदूषण को दूर करेंगे। और बहुत प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसमें बड़ा गर्व बताया कि हम कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, फलाने पढ़े हुए हैं, मगर संसद भवन में नतमस्तक होकर जो इस हमारे देश की भावना है, हिंदुत्व की भावना है, जो कि अपने कर्म को धर्म और अध्यात्म से जोड़ती है, इस भावना को अगर व्यक्त किसी पहले प्रधानमंत्री किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इतनी अच्छी और शुद्ध भावनाओं से काम होगा और ऐसा सशक्त नेता होगा तो निश्चित रूप से हम सब भी उन्हीं ऐसी ही शुद्ध भावनाओं से काम करके, और जो जनता ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित ही हम उस विश्वास पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल विश्वास पर खरे उतरेंगे। लेकिन मेरे पास एक और जॉइंट किलर हैं, डॉक्टर राजेश पांडे। डॉक्टर राजेश पांडे ने कुशीनगर से गांधी परिवार के सर्वाधिक नजदीकी आरपीएन सिंह को हराया है। कैसी रही ये फाइट? फाइट कैसी रही ये तो आप सबके सामने है। बहुत धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को, इसलिए कि उन्होंने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के इस बार जाति धर्म ना निभा के राष्ट्र धर्म निभाने का जो उन्होंने आह्वान किया था, उस पर जनता ने उनको एक प्रचंड बहुमत दिया। उसके साथ ही साथ मैं कुशीनगर की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। जहां तक शपथ की बात आप कह रहे हैं, जो आज इस कार्यक्रम का नाम है, तो शपथ कुशीनगर के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां के लिए शपथ हो सकती है विकास और विकास के माध्यम से वहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, कुशीनगर पूर्वांचल का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। नेता तो वहां बहुत हुए, लेकिन विकास जितना अपेक्षित था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। वहां पे शून्य से शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह से हर व्यक्ति में कोई न कोई एक गुण होता है, उसी तरह हर क्षेत्र में भी विकास की कुछ न कुछ संभावनाएं छुपी होती हैं दीपक जी। तो जहां तक कुशीनगर का प्रश्न है, वहां पे पर्यटन की असीमित संभावनाएं, क्योंकि कुशीनगर जनपद भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है। जिस तरह पूरे विश्व में हमारी माइनॉरिटीज के लिए मक्का और मदीना एक बार हज जाना चाहते हैं मृत्यु से पहले, हम 4 धाम करना चाहते हैं, इसलिए इसी तरह से पूरे विश्व के जो हमारे वाले हैं वो एक बार अपना ये 4 धाम करना चाहते हैं। 4 धाम मीन्स लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए, बोध गया जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जो वाराणसी में जहां उन्होंने पहला प्रवचन दिया, और कुशीनगर जहां उनके परिनिर्वाण हुआ, जहां उनकी मृत्यु हुई। तो अगर हम कुशीनगर को एक पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप करें, वर्ल्ड का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, और जिसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष और परोक्ष अपने लाखों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा वहां पे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, गन्ने की समस्या है, जो भी हमारे मित्र ने भी इससे पहले कही थी। गन्ने की मिलें तो हैं, किसान अपना गन्ना देते हैं, पर्चियां समय से नहीं मिलती, देते हैं, घटतौली के शिकार होते हैं, उसके बावजूद गन्ना गिरा के आते हैं। तो महीनों अभी हमारे यहाँ करीब 100 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के का बकाया है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को नए सिरे से देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ वहां अभी कोई एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है पूरे हमारे कुशीनगर जनपद में, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कहीं एक कोई मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है। मतलब जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बंद पड़े हैं, उसमें लाखों खाते धारकों का पैसा डूब चुका है। तो ये सब कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए हमें ले जाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एक गुजरात में मोदी जी ने एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया, उसी तरह भी ये देश की सत्ता उनके हाथ में गई है, तो हमें इन सारी समस्याओं से वो निश्चित तौर से निजात दिला पाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है हम लोगों को। और इसी विश्वास के ही तहत इतना बड़ा मैंडेट हमें मिला है और हमारी जनता ने हमको यहाँ चुन के भेजा है। भारत सिंह जी, आपने वहां पर नीरज शेखर को हराया है, चंद्रशेखर के बेटे को बलिया में। कितनी मुश्किल रही है फाइट आपके लिए? चालू है। मेरी फाइट मुश्किल नहीं थी, क्योंकि बलिया की जनता पर मुझे पूरा भरोसा था। बलिया की क्रांतिकारी जनता ने हिंदुस्तान में जब भी बदलाव का मौका आया है, बलिया के लोगों ने उसका नेतृत्व किया है। चाहे वो 1857 के मंगल पांडे हो, 1942 के आदरणीय श्री चित्तू पांडे हो, या 1974 से 77 में
लोकनायक जयप्रकाश जी हो, हमेशा बलिया ने नेतृत्व किया। और बलिया की जनता को मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतने बड़े अंतर से ये बलिया में कमल खिला है। बलिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बलिया से जीती है। जीतने के साथ ही मेरे पास बहुत चुनौतियां हैं। मैं कहना चाहता हूं उस चुनौतियों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी आप आंतरिक सुरक्षा पर बात कर रहे थे, उस पर मैं एक बात अधूरी मुझे लग रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकाल बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती है। एक चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आगे कल हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस सरकार की शुरुआत में मेरा ये सुझाव है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये संकल्प हमको लेना चाहिए। और जो भी पिछले दिनों लाखों करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया है, उन सारे लोगों को जेल में के शिक्षे में डालना चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज आएगा। तीसरी बात बलिया के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, बलिया आजादी की लड़ाई में हम सबसे आगे रहे। आज हम बहुत पिछड़ गए हैं। बलिया में न सड़कें हैं, सड़कें सब जीर्ण शीर्ण हैं। आप गए हैं बलिया, बिजली का कोई स्थिति नहीं, कोई निश्चित नहीं है कब बिजली रहेगी। तीसरी चीज, पीने का पानी आर्सेनिक मिला हुआ पानी, हम जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। चौथी चीज, बलिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है चिकित्सा का। कोई सीरियस बीमार होने के बाद लखनऊ, दिल्ली या पटना, बनारस के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए बलिया में एम्स खुलना चाहिए। बलिया को 2 हिस्से में बांटती है गंगा नदी। गंगा नदी बलिया में, थोड़ा संक्षेप में ही कर रहे हैं। अभी आप संक्षेप नहीं कर रहे थे, आप घूम घूम के चूच करके आप बुलवा रहे थे, तब आपको उस समय आप नहीं, मैंने सबको बोला संक्षेप नहीं, सबको आप गलत तरीके से बुलवा रहे थे। आप एक क्रम से नहीं आए। अब हम बोल रहे हैं तो आप टोकिए मत। नहीं, मैं सबको संक्षेप में सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं आपको मैसेज बताना था। मैं बलिया को बिलोंग करता हूं। मैं बीएचयू में जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूं, प्रेसिडेंट भी रहा हूं। जेपी मूवमेंट में इमरजेंसी में 19 महीना मैं जेल भी काट चुका हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, बलिया को 2 हिस्से में बांटती है गंगा नदी। गंगा नदी पर पुल बनना, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, बलिया को 2 हिस्से में बांटती है गंगा नदी। गंगा नदी पर पुल बनना चाहिए, चाहे वो नौरंगा में, शिवपुर 82 में, और हिंदुस्तान के बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव शेरपुर और रेवतीपुर, इन गांवों को जोड़ने के लिए पक्का पुल बनना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आज तत्कालीन समस्या है गंगा नदी के कटान का। शेरपुर सेमरा, श्रीनगर, दुबे छपरा, गोपालपुर, जगदीशपुर, भुसौला, गडरिया, नरदरा, इब्राहिमाबाद, नबरान, तिलापुर, घाघरा नदी का भी कटान है, गंगा नदी का भी कटान है। ये गंगा के कटान का काम जून में ही हो सकता है। जून महीने के बाद कटान का रोकथाम का काम। इसलिए आपके माध्यम से भावी सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये हमको तात्कालिक ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, बलिया के नौजवानों को बेरोजगारी दूर करने के लिए साधन उपलब्ध कराने हैं। और बलिया में डबल लाइन, भाई हम इतना आगे थे संघर्ष में, छपरा और उड़ियार के बीच में डबल लाइन होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। चलिए, यशवंत सिंह जी, आप क्या चाहते हैं नगीना के लिए, या आप क्या शपथ लेंगे? देखिए दीपक जी, जितने भी यहाँ सांसद चुन के आते हैं, उनके क्षेत्र की समस्या लगभग एक सी होती है, कुछ क्षेत्र के हिसाब से बदली जाती है। पहले तो क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि जनप्रतिनिधि सुगम उपलब्ध हो, तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को सुगमता से उपलब्ध होऊंगा। उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं जो रोजमर्रा की होती हैं, उनमें हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है।
विकास की जहां तक बात है, विकास का मुद्दा प्रत्येक जनप्रतिनिधि चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास करूं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं सदी जिसका हमने सपना देखा था, 13 साल निकल गए हैं, 14वां साल चल रहा है। हम सोचते थे कि 21वीं सदी में ये देश आगे बढ़ेगा, इस देश के नौजवान को रोजगार मिलेगा, और अब हमें उम्मीद हुई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमें उम्मीद हुई है कि जरूर ये देश 21वीं सदी में चलेगा। यहाँ का किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, सबको यहाँ पर एक आशा की किरण दिखाई दी है। सबको आशा की किरण दिखाई दी है, ये बड़ी बात है कि सबको आशा की किरण। कृपाल सिंह जी, रामटेक से आप जीत कर आए हैं, आपने मुकुल वासनिक को हराया है। आप बताइए, आपके जनता की, आपके क्षेत्र की जनता की क्या एस्पिरेशन है, क्या चाहती है वो आपसे? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि नए सांसदों के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करा के दिया। इस रामटेक लोकसभा मतदार संघ जो हमारा है, ये काफी पिछड़ा हुआ मतदार संघ है, और इसके पहले यहाँ से नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री हुए थे, वो भी 2 बार वहां से जीत के आए थे। लेकिन जैसा बोला जाता है हमारे महाराष्ट्र में कि विदर्भ पिछड़ा हुआ एक एरिया है, और लोग कहते हैं कि रामटेक कांग्रेस का गढ़ है। रामटेक कांग्रेस का गढ़ है, ऐसा बोलते हैं। नरसिंह राव जी बोलते थे कि वहां से एक लकड़ी भी खड़ी कर दिया जाए तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आ जाता था। लेकिन हमारे नेता माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में वहां पर अभी तक शिवसेना 3 बार जीती है। पिछले वक्त भी मैं चुनाव लड़ा था, केवल 16,000 वोटों से मैं वहां से पराजित होने के बाद पिछले 5 साल उस मतदार संघ में मैं काम करते रहा, और पब्लिक को इजीली अवेलेबल था। और पिछड़े जो सांसद थे, पिछले सांसद 4 साल 11 महीने छुट्टी पे चले गए थे, और उनको आशा थी कि अपन धन के भरोसे फिर से ये चुनाव जीत जाए। लेकिन ये चुनाव धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति हुआ, और जनता ने भारी मतों से मुझे वहां से जिता दिया। और वहां की जो समस्या बड़े पैमाने पर जो है, एक कृषि प्रधान एरिया होने के कारण हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है, किसान भाई है, हमेशा हमारे महाराष्ट्र में कोई ना कोई किसानों पे संकट आता है। कभी ओला गिरता है, कभी सूखा होता है। तो संकट से उनको उभारने के लिए मेरे सामने 2-3 बातें जो मैं उनको, हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई ज्वाइंट बिजनेस उनके पास होए, जिससे उनकी आर्थिक समस्या जो है, गरीब जनता की जो समस्या है, जो आज बहुत ही पिछड़ी हुई है, उसके लिए रास्ता निकालने का काम मुझे करना है। उसी तरह वह आरोग्य की सुविधाएं जो मतदार संघ में बहुत चरमरा गई है। किसी भी हॉस्पिटल में एक सादी एम्बुलेंस नहीं होती, कोई तरह का हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ दवा नहीं है। इस ढंग की हालत हमारे इस पूरे मतदार संघ में है, उसको भी सुधारने का काम मुझे करना है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये ग्रामीण एरिया होने के कारण हमारा नागपुर मतदार संघ एक है, और नागपुर ग्रामीण का यानी रामटेक लोकसभा मतदार संघ है। नागपुर शहर से माननीय गडकरी साहब चुन के आए हैं, और ग्रामीण से मैं आया हूं। तो यहाँ पर सिटी में बहुत सारी सुविधा एजुकेशन के मामले में बच्चों को मिलती है, लेकिन ग्रामीण एरिया में कहीं पर भी ट्यूशन क्लासेस नहीं है। किसी भी प्रकार के विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो अच्छे मार्क्स मिलाते हैं 10वीं में, लेकिन 12वीं के लिए उनको कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है। तो उसके लिए मैंने पंत किया, शपथ खाई है कि इन बच्चों का एजुकेशनल स्तर बढ़ाने के लिए जो 12वीं में साइंस के विद्यार्थी है, उनके लिए मैं ये 2 महीने के अंदर वहां पे मेरी तरफ से फ्री में ट्यूशन क्लासेस पूरे हमारे यहाँ 13 तालुका होते हैं, 13 तालुके में मैं चालू करने वाला हूँ। और उनके लिए जो एमपीएससी और यूपीएससी के लिए जो बच्चे बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं फ्री में मार्गदर्शन केंद्र चालू करके उनका विकास होगा। बच्चों का विकास होगा तो मेरे मतदार संघ का विकास होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। उसी तरह वहाँ टूरिज्म की बहुत अच्छी व्यवस्था है। राम जी ने वहाँ पे निवास किया था, उसी नाम से रामटेक नाम भी गिरा हुआ है। तो वहाँ पर पर्यटन की बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन इसके पहले किसी ने वहाँ ध्यान नहीं दिया। तो राज्य शासन और सेंट्रल की तरफ से वहाँ पर एक सुविधा करना, ये मैंने उसकी भी मैंने कसम खाई है, और ये करने का मेरा निश्चय है। और ये इस सरकार में हमारे नेता माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब और नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में हम ये करके रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजू भैया, एक गुस्ताखी कर सकता हूँ सवाल पूछने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास फोन आया कि नहीं अभी तक? आ गया तो मैं बधाई दे दूं आपको। थैंक यू। राज्य मंत्री, अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्या है,
तो सब जोरदार तालियों से एक बार राजू भैया को बधाई दे, मंत्री बनने वाले हैं। थैंक यू। तो कल आप शपथ लेंगे, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? जब आप, मुझे नहीं पता, मुझे आप बता रहे हैं, टीवी के माध्यम से पता चला है, इसके आगे कुछ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। इसके आगे कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, आपने क्या शपथ खाई है अपने? देखिए, शपथ तो हमारे साथी जितने भी सांसद चुन के आए हैं, किसी के यहाँ पानी की दिक्कत है, किसी के यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, किसी के यहाँ रोजगार की आवश्यकता है। माने पूरा ये देश समस्याओं से ग्रसित है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत को आजाद हुए इतना लंबा समय निकल गया और हम अभी तक पीने की पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। सबसे पहले चुनौती है कि जो समस्या है उसका निराकरण हो, और दूसरी समस्या है उत्तर प्रदेश सरकार। चुनाव के बाद में इतना दिवालियापन हो गया कि जो बिजली आती थी उसकी भी कटौती कर दी गई, और इसलिए कर दी गई कि उनकी सीटें निकल के नहीं आई हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि उनको जो वोट नहीं देगा उनकी सब सुविधाएं काट दी जाएंगी। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और चाहे हमें सड़क बजाना पड़े, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक माननीय मोदी जी की सरकार का सवाल है, निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं निकल के आएंगी कि केंद्र के माध्यम से हम सांसदों के विकास होंगे, और उत्तर प्रदेश के लेवल से जो भी समस्याएं हैं या तो वो मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम संघर्ष सड़क पर उतर के करेंगे। संघर्ष सड़क पर उतर करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक ब्रेक पे जाऊं, इससे पहले अक्षय को जाना है उनके दूसरे एंगेजमेंट से। अक्षय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में एक शपथ आप कौन सी लेकर जा रहे हैं हमारे इतने माननीय सांसदों को सुनने के बाद? जी, मैं कौन सी शपथ लेके जा रहा हूं, मैं तो पहले से शपथ खा के आया हुआ था, और यहां से नहीं, मतलब मैं तो जब से आई थिंक मुझे हो गए करीबन 10 साल से जो मैं चीजें कर रहा हूं बिना किसी को बताए चुपचाप करता रहता हूं, खास करके बच्चों के लिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी चीजें मैं चाहता हूं कि सबके सब इस पे ध्यान दें। और मुझे पता है सबके सब आप सब बहुत बड़े हैं मुझसे, और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं कि जितना कुछ कर सके बच्चों के लिए, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर है, उन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और जितना हो सके करें बस। बाकी और कुछ नहीं, बस धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय, पूछ सकता हूँ आपसे एक क्वेश्चन? हाँ जी, पूछिए। सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आपकी लाइफ और हमारी लाइफ अलग अलग लाइफ है। हमारी लाइफ जनता के बीच में रह के काम करने वाले हैं, आप जनता के बीच में रह नहीं सकते। हमारी लाइफ में और आपकी लाइफ में क्या अंतर है? जी, आपकी लाइफ और हमारी लाइफ में क्या अंतर है? वापस पूछिए मुझे, मतलब आप समझाइए कि क्या मतलब आप जनता के बीच में रह के काम कर सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, हम लोग हमेशा जनता के बीच में रह के काम करते हैं, और आप लोग जनता के बीच में रह नहीं सकते, उसकी वजह भी हम लोग जानते हैं। मैं इतना जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ और हमारी लाइफ में आपको क्या अंतर लगता है? जी, वैसे जनाब, मेरी जितनी भी शूटिंग होती है जनता के बीच में होके ही होती है, तो ऐसे नहीं है बिना जनता के बीच में हुए शूटिंग हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात है, जी बिल्कुल, इन्होंने काफी जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि जनता के लिए ही शूटिंग करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए शूटिंग करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें बताने के लिए शूटिंग करते हैं। आप सबसे काफी चीजें लेके, जितनी चीजें आप लोगों ने बोली है, उन चीजों पर हम ज्ञान देना चाहते हैं। जैसे पानी की बात हुई, अस्पताल की बात हुई, बहुत सारी ऐसे कमाल की फिल्में बनती हैं जिससे कई लोगों को सीख मिलती है। तो हम मतलब हमारा, मैं ये कह सकता हूं कि हम रियल हीरो हैं, आप रियल हीरो हैं सबके सब। तो बस फर्क इतना ही है। आप सवाल पूछना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं? अच्छा जी, एक दौर था जब हम लोग सुना करते थे कि है प्रीत वहाँ जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज इस गाने को सुनकर के कभी मन रोमांचित हो जाता था, लेकिन आज इन गानों का अभाव है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार फिर से भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, इसकी शुरुआत आपके माध्यम से हो, जिससे फिर से एक प्रचंड राष्ट्रवाद की स्थापना इस देश में हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म के दौरान भी हम ऐसे ही बहुत कुछ बता रहे हैं, भारत के बारे में बता रहे हैं, भारत सेना के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, और उस पर और भी गौर करेंगे, और भी बहुत सारी फिल्में बनेंगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये मेरा माइक है। तो फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मैं अक्षय और विपुल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन
हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा हैं, हमारे साथ रामकृपाल यादव जी हैं, हमारे साथ तमाम और बहुत बहुत सांसद हैं। हरीश भाई वहां पर बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, वो उनसे भी बात करूंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवनिर्वाचित सांसदों से, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, वो क्या उम्मीद लेकर आए हैं, उन्होंने क्या वादा किया है, उनका क्या संकल्प है, उनका क्या शपथ है। हमारे साथ हैं रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या जरूरत पड़ी आरजेडी छोड़ने की? पुराना सवाल है लेकिन प्रासंगिक है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी मूल नीति और सिद्धांतों से भटक गई और बिल्कुल अपने परिवार तक सीमित हो गई, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जिसकी वजह से मैंने उस दल को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी जो केवल सामाजिक न्याय की बात करती नहीं है, सजमे में उतारती है, साथ साथ आर्थिक न्याय करती है। और राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और यही कारण था मूल रूप से कि वहां कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं थी और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वहां राजनीति हो रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो प्रोग्रेसिव पार्टी है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को जोड़ करके हिंदुस्तान को एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, रोजगार देना चाहती है, हर हाथ को काम और हर घर में खुशहाली लाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं एक शपथ जो आप लेना चाहें आज के दिन। मैं कोशिश करूंगा, मेरा ये जनता से वादा भी है कि जिस सोच के तहत जनता ने अपना आशीर्वाद लगातार मुझे देता रहा हूं, मैं उस इलाके से 4 बार एमपी हुआ हूं, 3 बार मैं राष्ट्रीय जनता दल का एमपी था, 4थी बार भारतीय जनता पार्टी से हूं। वहां की जो मूल समस्या है, वो चाहे कटाव का हो या किसानों के पानी का समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क पुल पुलिया की समस्या हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का समस्या हो, और खास तौर पर वहां के नौजवान जो बेरोजगार हैं, उन समस्याओं के तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिसने सरकार ने वादा किया है, हम ये सब काम को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको फोन आ गया शपथ के लिए? नहीं, ये आप छुपा रहे हैं? नहीं। जनार्दन जी, आप मुझे बताएं, रीवा से आप चुनकर आए हैं, कठिन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लोग कह रहे हैं कि बड़ी कठिन थी मध्य प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसी। कैसा रहा आपका चुनावी एक्सपीरियंस और क्या शपथ खाते हैं अपने लोगों के लिए? शपथ तो सबसे पहले मैंने अपने चुनाव अभियान में ही खाई थी कि मां की कोख और जनता की वोट को कलंकित नहीं करूंगा। और आज मैं समझता हूं कि हर जनप्रतिनिधि के लिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता के सामने ये चुनौती है कि वो ये साबित करे कि उसने जहां से राजनीति शुरू की, उसका आचरण, उसका व्यवहार और उसकी कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं आया। मैं 1977 में 17 साल की उम्र में 19 महीने जेल में रहा हूं, 1975 में जेपी मूवमेंट में। और मैं आज भी कह सकता हूं संसद सदस्य बनने के दिन तक कि मेरे पेट में अनीति और अधर्म का एक दाना नहीं है। मेरा कार्यकाल जिस दिन समाप्त हो, उस दिन मैं इसी दावे के साथ कह सकूं कि मेरे पेट में एक भी पैसा अनीति और अधर्म का नहीं। संसद सदस्यों को जो फंड मिलता है, उसके कमीशन खोरी का मामला, उसको लेकर के सारे संसद सदस्य बदनाम हैं पूरे देश के। मैं चाहूंगा कि मेरे जिले की जनता उसका एक एक पैसे का हिसाब ले और अंतिम दिन, जिस दिन मेरा कार्यकाल समाप्त हो, मैं ये दावा कर सकूं कि मैंने एक पैसे कमीशन नहीं लिया है और मेरा एक एक सेकंड अपने क्षेत्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित रहा है। और विधायी कार्यों में, पार्लियामेंट में जो हमारी उपस्थिति है और जनता के बीच की उपस्थिति में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करूंगा, यही मेरी शपथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करें। धर्मवीर जी, आप माफ कीजिएगा, पंकज चौधरी जी, महाराजगंज, यूपी। पंकज जी, आपके लिए, आप हमेशा जीतते रहते हैं, लेकिन आपकी शिकायत रहती है कि आप पार्लियामेंट में कम रहते हैं।
दीपक जी, जहां तक शिकायत का सवाल है, 4 मरतबे मैं पहले जीता, दुर्भाग्य से सरकार हमारी नहीं रही। 4 बार पहले जीता और उस समय सरकार नहीं थी, और इस बार 5वीं बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और निश्चित तौर से इस बार सरकार आई है। हमारे जिले की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, 2 शुगर मिल बंद पड़ी हैं, और जो पहाड़ी नदियों से हमारा क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। और निश्चित तौर से मुझे ये विश्वास है कि जो अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का, उसको मोदी जी ने भी अपने हाथ में लिया है, और नदियों का कार्य निश्चित तौर से होगा। और जहां तक सभी लोगों की जो चिंता थी, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि मोदी जी ने एक लाइन में कहा था कि हम गांवों में शहरों की सुविधा देना चाहते हैं, हर खेत को पानी देना चाहते हैं। निश्चित तौर से इसमें हमको लगता है सारा कुछ समाहित हो जाता है। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से एक निवेदन करूंगा और देश की जनता से भी निवेदन करूंगा कि अच्छे दिन आने वाले नारे तब साबित होंगे जब मोदी जी कल शपथ लेते हैं तो हर घर में एक दीप जलाकर उसका स्वागत करना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। मित्रों, दीपावली मनाना चाहिए, लेकिन क्या दीपावली मनेगी? शरद त्रिपाठी जी, क्या कल दीपावली मनेगी? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी दीपक जी, मैं भारत के प्रख्यात संत, सूफी संत कबीर के निर्वाण स्थली से निर्वाचित होकर के आया हूं। हमारी लोकसभा 3 कमिश्नरी, 3 जनपद और 3 विधानसभा से सुरक्षित है, 3 सुरक्षित विधानसभाओं से आच्छादित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां तक आप शपथ की बात कर रहे हैं, तो जो अब तक मूल्यों की राजनीति मूल्यों में कन्वर्ट हो गई थी, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स प्राइज पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई थी, तो मैं अपने आचार एवं व्यवहार से मूल्यों के ऊपर किसी प्रकार का चोट नहीं आने दूंगा। और जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, अभी यूपीए की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी जब ब्रिटेन दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा कि भारत को सभ्यता तो ब्रिटेन के लोगों ने सिखलाई। तो मैं प्रमाण के साथ कहना चाहूंगा कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, लौरा देवा नामक स्थान अब तक कार्बन डेटा के आधार पर विश्व में जितने भी प्रामाणिक सभ्यताएं मिली हैं, उसमें हमारे संसदीय क्षेत्र में लौरा देवा नामक स्थान पर लगभग 8000 वर्ष पहले कार्बन डेटा के आधार पर पुरातत्व विभाग ने जो सर्वे किया है, कृषि की प्रमाणित सभ्यता मिली है। इसका हमें गर्व भी है और मैं चाहूंगा कि यह विश्व के मानचित्र पर इसको स्थापित किया जाए। बिल्कुल। सतीश गौतम जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से अपनी बात खत्म। मैं जिला अलीगढ़ से, ये बाबूजी कल्याण सिंह जी का गृह जनपद है, मैं यहाँ से आता हूँ। मेरा यहाँ पर उद्योग को, व्यापार को आगे बढ़ाना, शिक्षा को, जो हमारे यहाँ पर देश में प्रथम स्थान है अलीगढ़ का शिक्षा में, जहाँ पर विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उसको बढ़ावा देना। एक सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पर है, जो दूध देने वाली भैंसें हैं, उनका कटान जो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादातर कट्टीगर हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा केंद्र सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, उसको वहां से हटाएं, जिससे कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनका कटान कम हो और दूध की मात्रा बढ़े, जो दूध में महंगाई बढ़ रही है वो घटे। तीसरा, एनसीआर में अलीगढ़ को शामिल करवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जब एक्सप्रेस निकलता है, जेपी जब कॉलोनी हमारे टप्पा काटता है, तो एनसीआर में हमारा अलीगढ़ शामिल होना चाहिए। क्योंकि कुछ हिस्सा जहां पर आप जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में लेके उसे मान रहे हैं, उसी तरह से मेरा एनसीआर में अलीगढ़ शामिल होना चाहिए। और अलीगढ़ से एक लोकल ट्रेन का सुचारू रूप से चलनी चाहिए, दूसरी ट्रेन, जिससे रोजाना आने वाले व्यक्तियों को, मेरे यहाँ के जो मतदाता हैं, उनको कोई प्रॉब्लम न पड़े, उस तरह से। तीसरा मेरा एक और है, सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। मेरा दीपक जी केवल एक सब आपके साथ दीपक जी, मेरा एक और है, केवल जो क्राइम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, जिस तरह से बिजली कटौती, जिस तरह से एमपी उनके हारे हैं, उसके बाद बिजली कटौती की है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जनता के साथ रहकर पूरा प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन करेंगे। अगर बिजली कटौती नहीं सुधरी तो अपने माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उसके बारे में बताएंगे और पूरा संघर्ष करेंगे। हरीश भाई 30 सेकंड में प्लीज। मैं बस्ती से चुन करके आया हूं, पहली बार चुनाव लड़ा था। निश्चित रूप से बस्ती बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और अयोध्या से सटा हुआ है। भगवान राम के जन्म के लिए जहां यज्ञ हुआ था, मखौड़ा धाम भी बस्ती में है। बस्ती बहुत पुराना जिला है, बस्ती में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों
का गन्ना नहीं बिक पाता है और बिकता है तो भुगतान नहीं हो पाता है। इस प्रकार की तमाम ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान का मामला हो, ऐसा कुछ भी बस्ती में नहीं है। मेरी प्राथमिकता है कि वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए, गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वहां 24 घंटा लाइट दी जाए, ऐसा संकल्प और वचन दे करके मैं वहां पर आया हूं। निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं के लिए मैं काम करूंगा। कमलेश जी, आपकी क्या शपथ है? सबसे पहले तो मैं अपने बासगांव सभी सम्मानित जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे दूसरी बार सदन में भेजने का काम किया। सभी क्षेत्रों में सभी सांसदों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, उसी तरह हमारी भी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मैं चाहता हूं सड़क, रेल लाइन, ये जितनी भी समस्या मैं जनता के सामने रखा हूं उसको सरकार हमारा पूरा करे। धन्यवाद। कुंवर हर्षवर्धन सिंह, हरिवंश सिंह। मैं प्रतापगढ़ से चुन के आया हूं। और आप भैया राजकुमारी रत्ना जी को मैंने हराया, उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई और वहां की जनता का मैं आभार मानता हूं। सबसे बड़ा जो मैंने वादा किया है वो आंवला बहुत विश्व प्रसिद्ध है वहां का, उसके लिए फैक्ट्रियां नहीं है तो फैक्ट्री लगाने का मैंने वादा किया है। शिक्षा में बहुत पीछे है, एक विश्वविद्यालय की स्थापना का मैंने वादा किया है और उद्योग जीरो है तो उद्योग अच्छा लगा के वहां हम एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग, 3 क्षेत्रों में मुझे काम करना है, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। अगर आपकी परमिशन हो तो यूपीए 2 के लिए मैंने एक शेर पढ़ना चाहता हूं। पढ़ दूं? बिल्कुल पढ़िए। कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत दूर नहीं निकल पाए। और इसी बात पर मैं लेता हूं एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बाकी सांसदों से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों से। सबसे पहले चलता हूं मैं वीरेंद्र कश्यप जी के पास, जो कि शिमला बीजेपी से जीत कर आए हैं। सर, अभी तक हिमाचल के अंदर सेब की कोई मंडी नहीं है, आप ये बताइए मंडी कब खुलेगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और वहां पर जो हमारा सेब उत्पादक है, हिंदुस्तान में अगर हिमाचल का नाम रोशन किया है तो सेब उत्पादकों ने किया है। उसके लिए जो है वहां पर समस्याएं जो है बहुत हैं और हमने इस समस्या को पार करने के लिए एक जो डिमांड वहां के सेब उत्पादकों की है कि जो बाहर से सेब आ रहा है उस सेब को जो है रोका जाए, या अगर रुकता नहीं है इंपोर्ट होने से तो वहां पर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है 100% अगर उस पर लगेगी तो हमारा वहां का उत्पादक जो है वो बच सकता है। तो इसलिए सेब की बड़ी मंडी की जहां तक बात आपने कही है, वैसे सब्जी मंडियां और फल की वहां पर मंडियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु अन्य सुविधाएं जो है वो हमारे उत्पादकों को मिले वो बहुत जरूरी है। एक बात और मैं आधा मिनट में कह देता हूं कि इस बार जो मोदी जी की सरकार बनी है वो आशाओं के ऊपर बनी है और जो कमिटमेंट आज देख रहे हैं हम कि नौजवान जो हैं, बच्चे चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जो है जब तक हमारा पर्यटन नहीं बढ़ेगा तब तक हम रोजगार दे नहीं पाएंगे। इसलिए नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी हमको संभावनाएं तलाशनी पड़ेगी ताकि वहां के बच्चों को अच्छा जो है पर्यटन के माध्यम से रोजगार मिले। उसके लिए हमारी सड़कें बेहतर हो, वहां पर हमारी रेलवे का विस्तारीकरण हो, बहुत सी बातें हैं पर समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नौजवान जो है आज देश का जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है कि उनको 2 हाथ के लिए काम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन मेघवाल जी, आप तो जीतते ही रहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस जीतते रहने के बाद आपका इस बार का शपथ क्या है आम जनता के लिए, अपने देश की जनता के लिए? मुझे पता नहीं कि आप कल शपथ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वरना मैं आपको बधाई भी देता, लेकिन जनता के लिए क्या शपथ है आपकी? देखिए दीपक जी, 2 चीजें इस चर्चा के दौरान उभर करके आई। एक तो जो शिक्षा है वो ग्रामीण शिक्षा अलग है, शहरी शिक्षा अलग है। गांव का आदमी का जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है और जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं उनका शिक्षा का स्तर कुछ अलग होता जा रहा है। हमारी ये शपथ रहेगी कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन इस देश में पैदा करें। एक शपथ हमारी क्षेत्र के लिए भी और देश के लिए रहेगी।
दूसरा, मैं यूपीए के कार्यकाल के प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देख रहा था। अमीरी और गरीबी के बीच में गैप बहुत बढ़ गया है। उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो की, लेकिन वो ग्रोथ हो नहीं पाया। नरेगा की बात भी की, लेकिन गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ। तो ये जो गैप बढ़ा है, ये देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारी शपथ रहेगी कि हम इस गैप को मिनिमम करें। दूसरा, एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने संकेत देकर के दे दिया कि संसद इस लोकतंत्र का मंदिर है। इसको कहते तो लोग आए, लेकिन आचरण करने की हिम्मत किसी ने अभी तक नहीं की। ये मंदिर है तो इसको चौखट को श्रद्धा के साथ नतमस्तक क्यों नहीं हुआ? कोई आदमी नहीं हुआ। लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी ने हिम्मत की कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो ये हमारी शपथ रहेगी कि संसद को हम लोकतंत्र का मंदिर बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संसद को वाकई लोकतंत्र का मंदिर बनाना चाहिए। राजेश दिवाकर जी, जो अभी तक नहीं होता आया है, क्या आप लोग बना पाएंगे इसको लोकतंत्र का मंदिर? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी हाथरस लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने क्षेत्र के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के रूप में कोई भी वहां पर संस्थान नहीं है। उच्च शिक्षा के बारे में प्रयास किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई भी वहां पर व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन के बारे में वहां पर ट्रेन्स कोई सुविधा नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र जो वहां पहले थे वो भी दूसरी जगह विस्थापित हो गए हैं। पुनः उनकी स्थापना कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देख रहा है, एक शक्ति के रूप में देख रहा है। गुजरात प्रदेश जिस तरीके से एक विकास के रूप में प्रस्तुत किया है, भारत के लोगों की वो आशा नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री के रूप में है। वो विकास के रूप में ऐसे ही चरितार्थ करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दिवाकर जी। डॉक्टर मनोज राजौरिया, आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या शपथ है आपके देश करौली की जनता के लिए? मेरा संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर है। मेरे क्षेत्र में सबसे प्रमुख समस्या पानी की समस्या है। पूरा संसदीय क्षेत्र चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे होते हुए वहां पानी के लिए हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं और सिंचाई के लिए भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। मेरी क्षेत्र की पहली प्राथमिकता होगी कि चंबल नदी का हम क्षेत्र में अधिकतम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चंबल नदी को अन्य राज्य के अन्य नदियों से जोड़कर हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक पीने का पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था हम अधिक से अधिक करना चाहूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और मैं भाग्यशाली हूं कि राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री चौहान साहब हैं। और हमारे क्षेत्र की जनता के भाग्य से देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को चुना है। इन तीनों के सहयोग से और आशीर्वाद से, दोनों राज्यों के समन्वय से और केंद्र सरकार की मदद से हमारे क्षेत्र में चंबल नदी का फायदा होगा। पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा और किसानों में उन्नति होगी, उनका विकास होगा। मेरे क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि करौली जिला आज तक आजादी के इतने समय बाद में भी रेल लाइन से वंचित है। मेरा राजस्थान सरकार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन होगा कि करौली में भी किस तरीके से रेल को पहुंचाया जाए और क्षेत्र को, जनता को उसका फायदा दिया जाए। खनन का व्यापार हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण की नीति के खातिर और अन्य कानूनों की वजह से अब तक हमारे क्षेत्र में खनन का व्यवसाय बहुत कम के समान है, बेरोजगार ही है और जो भी चलता है अवैध रूप से चलता था। मेरी प्राथमिकता होगी कि खनन के व्यवसाय को पर्यावरण की मंजूरी लेकर और संबंधित खनन विभाग की मंजूरी लेकर अधिकतर छोटी छोटी खान की लीजें देकर रोजगार को उपलब्ध कराया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जोधपुर संसदीय क्षेत्र से, और आपने चंद्रेश कुमारी कटोच जो कि वहां की राजकुमारी भी हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी हैं, उनको 4,11,000 वोटों से हराया। भैया कैसे पा लिया आपने इतने वोट?
जोधपुर की पूरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मुझे दिया। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन मेरा संसदीय क्षेत्र वहां से लेके और बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। 500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जहां टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री और सर्दियों में -5 डिग्री तक पहुंचता है, ऐसी स्थिति रहती है। और क्योंकि वो इतना दुर्गम क्षेत्र है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहां के लोगों को का जीवन अच्छा बने, जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए जो है उस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र का दर्जा मिले, ये पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से पूर्वांचल के प्रदेशों को, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को विशेष क्षेत्र का दर्जा मिला है, उस तरह से, ठीक उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान और थार के इस मरुस्थल के क्षेत्र को भी जो है विशेष क्षेत्र का दर्जा मिले, ये पहली आवश्यकता है, पहली मांग है। हमारा क्षेत्र जो है वो रणबांकुरों की धरती है और मैं ऐसे गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं ऐसी धरती का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस धरती ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए परमाणु बम के धमाके को अपने गर्व में सहा है। ऐसे महान पोखरण की धरती से मैं आता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अधिकांश सेनानी रहते हैं जिन्होंने देश के लिए सेना में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपनी सेवाएं दी है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा युद्धों में विधवा हुई महिलाएं रहती हैं। उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल्स की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहां पे उन जो है वीरांगनाओं के बच्चों के लिए और सेनानियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय खुलें और उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध हो। दूसरा, जोधपुर जो शहर है वो क्योंकि थार रेगिस्तान का सिंहद्वार है, थार रेगिस्तान का एंट्री पॉइंट है, वहां पर एयर कनेक्टिविटी की भारी समस्या है। और बहुत दुर्भाग्य है कि जोधपुर का मुख्यमंत्री होते हुए भी और राजस्थान में और केंद्र में दोनों में कांग्रेस और यूपीए की सरकार होते हुए भी जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार नहीं हो पाया। जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार सबसे पहले हो और उसके बाद में जोधपुर की कनेक्टिविटी जो है पूरे देश के सारे शहरों से जुड़े, ताकि जोधपुर का जो पर्यटन का विकास रुका हुआ है, जोधपुर का जो औद्योगिक विकास रुका हुआ है, और अब जब क्योंकि जोधपुर के पास में रिफाइनरी लगने वाली है, तो उस सारी चीजों को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार हो। ये सारी प्राथमिकताओं के साथ में काम करेंगे। जहां तक शपथ का प्रश्न है, सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सुशील कुमार सिंह जी, आप जॉइंट किलर हैं, आपने निखिल कुमार जी को औरंगाबाद से हराया है। इतने बड़े नेता को हराने के बाद, इतनी बड़ी शख्सियत को हराने के बाद कैसा रहा आपका ये चुनाव? मेरा चुनाव बहुत अच्छा रहा और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपनी सुबुद्धि का परिचय देते हुए प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल नहीं एक द्वारपाल को चुना। उन लोगों ने, वहां औरंगाबाद के मतदाताओं ने ये समझा कि उन्हें प्रतिनिधि के रूप में साहब नहीं एक सेवक चाहिए। इसके लिए मैं अपने मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक अपने क्षेत्र के विकास का सवाल है, देश के अन्य पिछड़े हिस्सों की भांति औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया दोनों जिले के हिस्सों में अनेक तरह की समस्याएं हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव है। लेकिन मैंने उसमें से कुछ प्राथमिकताओं को तय किया है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता हमारे क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध करना है। मैं आपको बताऊं कि मेरे इलाके में सिंचाई की एक योजना है जिसने 40 साल खपा दिए। 1974 से उत्तर कोयल सिंचाई योजना में काम शुरू हुआ। 1000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो गए उस योजना में, लेकिन अभी तक वो सिंचाई योजना अधूरी है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं उस सिंचाई योजना को पूरा कराऊं और उसके साथ साथ एक और छोटी योजना, एक और योजना है बटाने सिंचाई परियोजना, ताकि मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र सिंचाई
का लाभ ले सके और हमारे जो वहाँ के किसान हैं वो आत्मनिर्भर हो सके। बिल्कुल। दूसरी जो समस्या है हमारे इलाके की केवल नहीं है, देश के अन्य हिस्सों की भांति वहाँ उग्रवाद की समस्या है। वामपंथी उग्रवाद, नक्सलिज्म, वो हमारे इलाके में कुछ ज्यादा ही है। मैं ये प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि देश में उग्रवाद समाप्त हो और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी इसकी समाप्ति हो, ताकि सब कोई अमन चैन से रह सके, कोई प्रतिनिधि या आम आदमी किसी समय कहीं जा सके। और इसी से जुड़ी एक और समस्या है कि चूंकि वहां उग्रवाद है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे जो युवा हैं वो मुख्य धारा से भटक जाते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और समस्या है कि चूंकि वहां उग्रवाद है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे जो युवा हैं वो मुख्य धारा से भटक जाते हैं। बिल्कुल। और मुख्य धारा से भटक कर वो इस तरह के उग्रवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं। तो जब उनके हाथों में काम होगा, हम उनको रोजगार दे सकेंगे, तो वो मुख्य धारा से नहीं भटकेंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे इलाके में बड़े उद्योग आए, ताकि हमारे युवाओं के हाथ में काम हो, उनको रोजगार मिले और वो मुख्य धारा से नहीं भटके। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य की जो सबसे दो प्रमुख समस्याएं हैं, जिससे हर जनप्रतिनिधि आज त्रस्त है या उससे वो परेशानी महसूस करता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। वो समस्या है, एक बिहार में नौकरशाही हावी है और दूसरा बिहार राज्य के जो कार्यालय हैं उनमें भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसके कारण आम लोगों को तो परेशानी होती ही होती है, जनप्रतिनिधियों की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती और आखिरकार लोगों का नुकसान होता है, लोगों का काम समय पर नहीं होता। बिल्कुल, मेरे पास वक्त इतना ही है। सुशील कुमार सिंह जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि मेरे पास कई सारे और लोग हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। सावित्रीबाई फुले जी हैं बहराइच से। सावित्रीबाई फुले जी, कैसा रहा आपका इस चुनाव? धन्यवाद आपको। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने देश की जनता को, जिन्होंने माननीय मोदी जी को पर विश्वास करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उन्होंने दी। और मैं अपनी जनपद बहराइच की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपना बेटी और बहन समझकर मुझे अपना वोट देकर के भारी बहुमतों से जिताने का कार्य किया। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं क्षेत्र में कि सड़क में गड्ढा है, लेकिन हम कहते हैं कि गड्ढे में सड़क है। सबसे बड़ी समस्या है सड़क, बिजली, पानी। और हमारा जो जनपद है भारत और नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। क्षेत्र हमारा जंगली क्षेत्र है, दूसरी तरफ नदी का क्षेत्र है। दोनों से ग्रसित हमारा क्षेत्र है। जंगली क्षेत्र में वन विभाग के लोग ना तो सड़क बनने देते हैं, ना तो पुल पुलिया नाला बनने देते हैं। इसके नाते जो जंगली क्षेत्र के इलाके में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, उसके जंगलों के जानवरों से शिकार हो जाते हैं। इस नाते मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में पीड़ित लोग हैं, उनका जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से अपनी बात को रख करके और उस समस्याओं का निस्तारण करेंगे। हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की है। ना तो बिजली आ रही है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो शिक्षा की व्यवस्था है। यदि अस्पताल है तो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, यदि डॉक्टर है तो दवा की व्यवस्था नहीं है। आज की स्थिति में हमारे इस देश की जनता ने जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करके वोट देकर जिताया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी जी कल देश के प्रधानमंत्री पद के शपथ लेंगे और जैसे शपथ लेंगे वैसे देश का विकास होगा। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत गरीबी से जूझे हैं। जो व्यक्ति गरीबी से जूझ करके इस देश की कुर्सी पर बैठेंगे वो निश्चित रूप से गरीबों का दर्द समझेंगे। और मैं भी बहुत गरीब परिवार से मैं पैदा हुई हूँ। मैंने भी बहुत संघर्ष झेल करके जनता के बीच में सांसद बनकर आपके बीच में आई हूँ और अपने क्षेत्र की जो अच्छा से समस्याएं हैं वो सदन में रखूंगी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अपनी समस्याओं से अवगत करा करके क्षेत्र का विकास कराने का कार्य करूंगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फुले जी। ददन मिश्रा जी, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं किस तरह की रहेगी ये सरकार? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से श्रावस्ती लोकसभा की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने तमाम धन बलियों और बाहुबलियों को धत्ता बताते हुए मुझ जैसे सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुन करके भेजा है। मैं जहां से चुन करके आया हूं 58 लोकसभा श्रावस्ती,
दो जनपदों में विभक्त है, श्रावस्ती और बलरामपुर। श्रावस्ती गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली रही है, बलरामपुर अटल जी की कर्मभूमि रही है। अभी डॉक्टर राजेश पांडे जी बौद्धिस्ट के तीर्थाटन के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने लुम्बिनी से शुरू करके कुशीनगर में समाप्त कर दिया, उसको आगे मैं पूरा करना चाहता हूं कि बौद्धिस्ट का तीर्थाटन जब तक पूरा नहीं होता है जब तक श्रावस्ती का तीर्थाटन न हो। श्रावस्ती गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली रही है और भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ 4 चतुर्मास बिताए थे। विश्व भर के जो बौद्धिस्ट कंट्री के बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वहां पर जो है अक्टूबर से लेकर के मार्च महीने के बीच में यहाँ तीर्थाटन करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहां तक श्रावस्ती जनपद की बात है, श्रावस्ती जनपद मैदानी इलाके का एकमात्र जनपद है जहां आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक 1 सेंटीमीटर रेल लाइन नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके लिए तमाम आंदोलन भी हुए हैं। अभी चुनाव के शुरुआत के ठीक पहले जो है जंतर मंतर पर वहां की क्षेत्र की जनता ने धरना प्रदर्शन भी किया था। बलरामपुर मां पाटेश्वरी की शक्तिपीठ का स्थान है, अटल जी की कर्म भूमि रही है और ये हमारा नेपाल बॉर्डर का तराई का देश का सबसे पिछड़े जिलों में शुमार किया जाता है। उपजाऊ जमीन है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं है। आज भी भगवान भरोसे खेती होती है। आदरणीय मोदी जी ने जो एक सिंचाई योजना की जो बात रखी है, जो है अपने एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के शामिल किया है, उससे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता आशान्वित है कि उनको उनके खेतों को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से फसल की अच्छी उपज मिलेगी। दूसरे हम अपने जनपद श्रावस्ती को रेल से जोड़ने के लिए आग्रह करेंगे अपनी सरकार से, और जैसा कि उन्होंने अपने एजेंडे को परिलक्षित भी कर दिया है, संसाधनों का समान वितरण करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ददन मिश्रा। तो लोगों की राय ये है कि बहुत कुछ उम्मीदें हैं मोदी से। हरिनारायण राजभर जी, आप घोसी से एमपी हैं। घोसी कल्पनाथ राय वहां से थे, मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। आपने इतने बड़े बड़े बाहुबलियों को वहां पर हराया है, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप घोसी की जनता? मैं पहले तो आपके माध्यम से घोसी की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे निर्वाचित किया। दूसरा, मैं हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वह मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार दिया है। मैं पूरे देश के साथ साथ घोसी का विकास करेंगे। घोसी में अक्सर स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कानून व्यवस्था था जिसमें यानी मुख्तार अंसारी जैसे माफिया वहां आतंक का एक तरह से वातावरण पैदा किया था, जहां कानून व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं था, मगर वहां की जनता ने उनको हरा करके कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने का मौका दिया है। और मोदी जी एक गुजरात का विकास करते हुए भारत के विकास करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने उनके साथ यानी जबकि वो 18 घंटा काम करने का निर्णय लिए हैं, हम सांसद यानी 19 घंटा काम करके भारत को विकास का अवसर प्रदान करेंगे। निश्चित जब हम संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे तो भारत निश्चित विकास करेगा और युवाओं को यानी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और पूरे देश के साथ साथ घोसी की सारी समस्याओं का समाधान हम करने का संकल्प लिया है। घोसी की सारी समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया है। लेकिन चलते चलते छोटे लाल साहब हमको, जो रॉबर्ट्सगंज से एमपी हैं, एक बहुत सुंदर गीत सुनाने वाले हैं। धन्यवाद। कौन सा गीत है? धन्यवाद बड़े भाई दीपक चौरसिया जी, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से स्वागत किया है। और मैं एक गीत भी सुना दूंगा। मैं सिंगर हूं, लेकिन उससे पहले कुछ अपने क्षेत्र की समस्या बता लूं। जहां से मैं चुन के आया हूं, सोनभद्र जिला है, बनारस जिला के बगल में वो पड़ता है। और सोनभद्र रावटसगंज लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। आधा भूभाग क्षेत्र उसका जो है कि जंगल पहाड़ी का है, 300 किलोमीटर एरिया में पड़ता है और वहां कोई विकास नहीं हुआ है। न तो पानी है, न तो वहां शिक्षा है, न वहां किसानों के लिए कोई है, न रोजगार है युवाओं के लिए। इसलिए मैं पहली प्राथमिकता हमारा है कि वहां पानी, बिजली, रोजगार और सोनभद्र का विशेष अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और जहां तक कि आप गीत की सवाल है
तो मैं गीत भी सुनाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हार हुई है और परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद में ही सिमट गई और बिजली कटौती कर रही है, इसलिए देश की जनता, अपने प्रदेश की जनता को बहुत परेशानी हो रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम देश को संदेश भी देना चाहता हूं कि 1984 के बाद वो पहली बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। इसके लिए मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र सोनभद्र की जनता के धन्यवाद देता हूं और गीत के माध्यम से आपको मैं अपने नरेंद्र भाई माननीय मोदी जी साहब के पर ही मैं गीत बनाया हूं और 2 लाइन मैं सुना देता हूं कि माननीय मोदी जी देश के रतनमा हो, कि माननीय मोदी जी देश के रतनवा हो, वतनवा बचा लिहल वीरना। माननीय मोदी जी देश के रतनवा हो, वतनवा बचा लिहल वीरना। खिल गईल देश में सुमनवा हो, अरे खिल गईल देश में कोमल निशानवा हो, वतनवा बचा लिहल वीरना। ई चीन करत मन मानी नहीं माने पाकिस्तानी, अब तो डट जई है सीमा पर जवनवा हो, अब तो डट जई है सीमा पर जवनवा हो, वतनवा बचा लिहल वीरना। मोदी जी देश के रतनवा हो, वतनवा बचा लिहल वीरना। जय हिंद, जय भारत। चलिए छोटेलाल जी, बहुत बढ़िया गाना गाया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगर कोई रह गया हो तो मैं उससे दिल से माफी चाहता हूं, अगर कोई पहले चला गया हो तो मैं उससे दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन हमारा इरादा जो था वो ये था कि हम सभी सांसदों से उनकी दिल की बात पूछ सके, जान सके कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आखिरकार चाहते क्या हैं। हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आपको